मैं ब्रिजेश चौरसिया। आज हम लेकर आए हैं एक सटीक सर्वे। जैसे कि आपको पता होगा 2024 का चुनाव लगभग जो है ख़त्म हो चुका है। आज हम मौजूद हैं हमारे सहयोगी रविंद्र जी और राघव अली जी के साथ। आज हम आपको बताएंगे 2024 के लोकसभा चुनाव में 543 सीटों में से 542 सीटों पर 4 जून को जो है रिजल्ट आने हैं, और रिजल्ट के साथ ही लोगों को इंतजार रहता है एक जो है एग्जिट पोल का। तो आज हम एग्जिट पोल लेके आपको लोग सामने हाजिर हुए हैं। यूपी की 80 सीटों में, यूपी की 80 सीट किसके खाते में कितनी सीटें जा रही हैं, आइए हम जानने का प्रयास करते हैं और आपको बताते हैं। जी, यूपी का सबसे सटीक सर्वे आज हम लेके यहाँ पे उपस्थित हुए हैं। जी, हमारे साथ हैं हमारे सहयोगी राघव अली जी, इनका मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। और हमारे साथ हैं रविंदर जी, ये एक राजनीतिक विश्लेषक हैं। आइए यूपी की 80 सीटों को हम बात करते हैं। जी, आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। द डिग बाइट के सभी दर्शकों का हम तहे दिल से नमस्कार करते हैं, और ब्रिजेश जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो जैसा कि हम बात करेंगे प्रथम चरण से लेके हम 7 चरण पे अलग अलग सीटों की बात करेंगे, और अलग अलग सीटों को हम देखेंगे कहाँ कितनी किसकी सीटें आ रही हैं। आज हमारा बिग सर्वे है जी, 80 सीटों पर, यूपी की 80 सीटों पर। जी बताइए, प्रथम चरण में आपको क्या लगता है? प्रथम चरण में जो है 8 सीटों पर चुनाव हुआ। राघव जी, आपसे मैं शुरुआत करना चाहता हूँ, क्योंकि आप जो है पश्चिमी उत्तर प्रदेश से बिलोंग करते हैं, इसीलिए मैं आपसे पहले इस मुद्दे पर आना चाहता हूँ। देन उसके बाद मैं नेताजी पे आऊँगा, ठीक है? धन्यवाद। जी बताइए, आप प्रथम चरण में 8 सीटों में से आपको कैराना में एक तरफ इकरा हसन है, एक तरफ श्रीपाल सिंह जो बीएसपी कैंडिडेट है, और एक तरफ है प्रदीप कुमार बीजेपी से। क्या लगता है ये सीट, आपको क्या लगता है किसके खाते में जाती है, कुछ दिख रही है आपको? देखिए, कैराना की जहाँ तक बात की जाए तो कैराना की सीट पर प्रत्याशी सबसे पहले डिक्लेयर हो गया था, और लगभग वो लड़की कैराना में इकरा हसन 2 साल से चुनाव की तैयारी में लगी हुई थी। तो अगर इस सीट को लिया जाए तो ये सीट स्पष्ट तौर पर समाजवादी पार्टी इंडिया गठबंधन के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। जी, इस पर आपको क्या कहना है रविंद्र जी? आपका क्या कहना है इस कैराना सीट पर? कैराना सीट की जहाँ तक स्थिति है, इकरा हसन अगले लोकसभा के चुनाव के समय उनके जब पिताजी थे, इसके बाद इकरा हसन जी का एक प्रभाव रहा और समाजवादी पार्टी का एक गढ़ माना जाता है कैराना सीट पर। लेकिन मोदी लहर के नाते कह लें, 2014 से लेकर 2024 तक की 2 लोकसभाओं की सीटों में प्रदीप कुमार बार बार वहाँ पे लगातार सांसद बने, बट इकरा हसन ये सीट निकाल रही। जी, और जैसा कि द डिग बाइट टीम भी यहाँ पे बहुत ही ग्राउंड रिपोर्टिंग की थी, और ये डिग बाइट टीम ने भी ये डिसाइड किया था ये सीट जो है इंडिया गठबंधन यानी इकरा हसन के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। चलिए आइए हम दूसरे सीट बात करते हैं, मुजफ्फरनगर पे। जी, मुजफ्फरनगर क्या कहना है आपका? एक तरफ है वहाँ पे इंडिया गठबंधन के जो है प्रत्याशी हरेंद्र मलिक बनाम संजीव बालियान। क्या लगता है आपको इस बार क्या हो रहा है वहाँ पे? मुजफ्फरनगर सीट इस बार की स्थिति जो है संजीव बालियान जी का, वहाँ पर थोड़ा सा अलग प्रभाव रहा है। संजीव बालियान जी से बहुत नाराज़गी रही है मुजफ्फरनगर की जनता में, विकास कार्यों में उन्होंने बहुत कार्य नहीं किया। जहाँ तक देखा जा रहा है कि हरेंद्र मलिक इस सीट को जीत रहे हैं। जी, आप क्या कहना राकिब जी? मैं राकिब जी भी जाना चाहूँगा। राकिब जी, आपका क्या कहना है? मुजफ्फरनगर सीट हरेंद्र मलिक बनाम संजीव बालियान, और वहाँ पे अगर देखा जाए दारा सिंह प्रजापति बीएसपी कैंडिडेट है। क्या लगता है इस बार, आपका क्या कहता है, आपका आकलन? देखिए, रविंदर जी की बात से मैं सहमत हूँ। यहाँ 2013 दंगे के बाद में समीकरण बदल गए थे, और भारतीय जनता पार्टी ने लगातार 2 बार चुनाव जीता, और यहाँ तक कि जाट बेल्ट कहे जाने वाले और उनके जो है एक तरह से नेता कहे जाने वाले चौधरी अजीत सिंह भी यहाँ पर जो है चुनाव हार गए। लेकिन इस बार समीकरण बिल्कुल अलग है। यहाँ पर दारा सिंह प्रजापति को बीएसपी ने उतारा, उसके साथ साथ वहाँ पर राजपूतों की नाराज़गी ने एक तड़का लगाया, और तीसरी बात संजीव बालियान जी का वहाँ पर जो विरोध हुआ है लोकल स्तर पर, एंटी इनकम्बेंसी बहुत ज़्यादा देखने को मिली है। तो स्पष्ट तौर पे मैं यही कहूँगा कि ये सीट भी इंडिया गठबंधन के खाते में जाती हुई दिख रही है। जी, जैसा कि आप देख रहे हैं 2024 यूपी का 80 सीटों पे बिग सर्वे आज जो है द डिग बाइट टीम की तरफ से, जिस पर आप कैराना और मुजफ्फरनगर पे जो है डिग बाइट की टीम जो है मुहर लगाती है इंडिया गठबंधन के खाते में। चलिए आइए हम तीसरी सीट बात करते हैं बिजनौर की। जी, आपसे बात करना चाहेंगे राघव अली जी, बिजनौर के बारे में क्या सोचना है? एक तरफ है दीपक सैनी और एक तरफ है चंदन चौहान आरएलडी से। क्या कहना है आपका? देखिए, ये सीट स्टार्टिंग में लग रहा था कि यह सीट जो है भारतीय जनता पार्टी बहुत आसानी से निकाल लेगी, और ये भारतीय जनता पार्टी के सहयोगी दल
आरएलडी के खाते में ये सीट गई थी और आरएलडी से चंदन चौहान वहाँ पर चुनाव लड़े हैं और यह गुर्जर बिरादरी से आते हैं, मजबूत प्रत्याशी हैं और विधायक भी हैं वहाँ से। लेकिन इस बार क्या हुआ है कि इंडिया गठबंधन ने, खासकर समाजवादी पार्टी ने, वहाँ पर दीपक सैनी, जो उनके पिताजी भी जो है नूरपुर से विधायक हैं, उनको प्रत्याशी बनाया है। तो दीपक सैनी वहाँ पर 1,54,000 के करीब मतदाता सैनी बिरादरी से आते हैं और 60,000 लगभग जो है यादव वहाँ पे मतदाता है और 42% वहाँ मुस्लिम आबादी है। अगर इन जातिगत समीकरणों को देखें और जहाँ तक सुनने में आया, हम लोगों ने वहाँ पे देखा है कि सैनी वोट 70 to 80% इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी को गया है। इसको देखते हुए हम कह सकते हैं कि दीपक सैनी का पक्ष बहुत मजबूत है और यह सीट भी इंडिया गठबंधन के खाते में जा सकती है। जी, बिजनौर में हमारा ग्राउंड रिपोर्टिंग रहा है। बिजनौर में हम गए और वहाँ पे देखा कि वहाँ एक चौधरी बीएसपी से वहाँ है, चौधरी विजेंद्र सिंह, जो भी गुर्जर समाज से आते हैं, और दोनों आपस में ही लगभग वोट के बंटवारे आपस में भिड़ गए हैं। और वहाँ पे दीपक सैनियों का वोट एक तरफा जो है एसपी में जाना, ये जो है सीट दीपक सैनी के पक्ष में जाती हुई दिखाई दे रही। आइए हम सहारनपुर की बात करते हैं। सहारनपुर के बारे में क्या कहना है राघव अली जी आप? सहारनपुर दरअसल देखा जाए तो वहाँ पर इमरान मसूद कांग्रेस के प्रत्याशी जो बसपा छोड़कर आए हैं और उससे पहले वो कांग्रेस में ही रहते थे। कांग्रेस में हैं तो पुराने कांग्रेसी, लेकिन बीच में समाजवादी पार्टी और फिर बसपा में पहुंच गए थे। तो वहाँ बसपा ने एक माजिद अली नाम के मुस्लिम कैंडिडेट को प्रत्याशी बनाया। शुरुआती दौर में लग रहा था कि यहाँ पर खेल बिगड़ रहा है और राघव लखनपाल बहुत आसानी से इस सीट को निकाल लेंगे, लेकिन लास्ट में प्रियंका गांधी के विशाल रोड शो, जो अप्रत्याशित तौर पर ऐसा लग नहीं रहा था कि इस तरह का रोड शो होगा, उसमें लाखों की भीड़ शामिल हुई और अंतिम समय में मुस्लिम समुदाय का जो इंटैक्ट होकर एक तरफा वोट पड़ा है, उससे लगता है कि ये सीट जो है मजबूती से आईएनसी की तरफ जाती हुई दिख रही है। जी, हम बात करना चाहेंगे रविंद्र जी से, जो एक राजनीतिक विश्लेषक है और ये लगातार जो है सहारनपुर उस वक्त मौजूद थे। जी, आपका क्या कहना, आपने वहाँ क्या देखा, ग्राउंड पे क्या देखा आपने? ब्रिजेश जी, वहाँ की स्थिति ऐसी रही कि इमरान मसूद जी का एक प्रभाव भी मुझे देखने को मिला सहारनपुर में, खासकर पर्सनल प्रभाव रहा उनका। और राघव लखनपाल जी जो वहाँ के बीजेपी कैंडिडेट हैं और मौजूदा सांसद भी हैं वहाँ पे, इनकी स्थिति का ये रहा कि जो मुस्लिम वोटों के लिए बसपा से कैंडिडेट उतारे गए थे कि इमरान मसूद जी के प्रभाव डाला जाएगा, बस वो प्रभाव दिखाई नहीं दिया। और प्रियंका गांधी जी का रोड शो इतना ज़बरदस्त रोड शो था सहारनपुर की कि वो स्थिति ऐसा रहा जैसे अली भाई बता रहे हैं हमें। और इमरान मसूद 100% ये क्लियर है कि सहारनपुर सीट आईएनसी खाते में जा रही है, इंडिया गठबंधन। हमारी टीम भी वहाँ पे मौजूद थी और हम भी इस सीट पे जो है इस सीट को इंडिया गठबंधन के खाते में जो है जाती हुई दिखाई दे रही। और जैसे कि आप देख रहे हैं 8 सीटों में अब तक कैराना, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर और बिजनौर ये इंडिया गठबंधन के खाते में जाती हुई बहुत बड़ी न्यूज है। ये इंडिया गठबंधन के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही। आइए हम अगली सीट बात करते हैं रामपुर में क्या कहना आपका? रामपुर की जहाँ तक सीट की बात है, नदवी सर और घनश्याम लोधी जी का आमना सामना है वहाँ पे जिशान खान जो है बीएसपी से, क्या लगता है कि ये मुस्लिम फैक्टर कितना वोट काट पाएंगे? ब्रिजेश जी, ये स्थिति क्लियर था कि जहाँ तक इंडिया गठबंधन और बीजेपी का देखा जाए, ये एक बसपा जहाँ जहाँ अपने कैंडिडेटों को पहले चरण में खड़ा किया है, ये प्रभाव वहाँ के जनमानस में रहा है कि बसपा सदैव बीजेपी कैंडिडेट के तौर पे अपना प्रत्याशी उतारती है कि इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी को गलत प्रभाव पड़े, वोट कटे। लेकिन ये है कि नदवी जी का एक प्रभाव भी रहा है और रामपुर सीट समाजवादी पार्टियों का गढ़ भी माना जाता है, पहले से भी गढ़ रहा है, इसलिए ये सीट श्योर है नदवी सीट जीत। जी, हम राघव अली जी के पास जाना चाहें। राघव अली जी, आपसे एक क्वेश्चन मेरा है कि यहाँ पे जो है रामपुर में अगर देखा जाए जो है, तो क्या लगता है आपको इस बार क्या कुछ नाराजगी रही? इस बार क्या लोधी जी वहाँ से 20 पढ़ रहे हैं या 19 पढ़ रहे हैं, क्या कहना आपका? देखिए, अगर देखा जाए रामपुर की बात जो अभी हमारे साथी ने कहा, रामपुर की सीट समाजवादी पार्टी के खाते में जा रही है। उसका एक रीज़न है, शुरुआत में लग रहा था स्टार्टिंग में कि वहाँ जो है आजम खां के जो कार्यकर्ता हैं वो सहयोग नहीं करेंगे, लेकिन उनको 2-3 दिन के बाद ही उनकी नाराज़गी को दूर कर दिया गया समाजवादी पार्टी के द्वारा। और इस बार एक रोचक बात और देखने को मिली कि वहाँ पर 55-60 हज़ार
लगभग यादव मतदाता है। कभी भी आजम खां यादव मतदाताओं में अपने वोट मांगने के लिए नहीं जाते थे। वहाँ का समाजवादी प्रत्याशी उसको ऐसे ही इग्नोर कर दिया कर देता था। लेकिन इस बार यादव मतदाताओं ने भी बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया है और वहाँ के जो प्रत्याशी हैं उन्होंने यादव मतदाताओं को अपनी तरफ जोड़ा भी है। तो यह सीट स्पष्ट तौर पर समाजवादी खाते में जाएगी। जी, अब अगली सीट में हम बात करते हैं मुरादाबाद। मुरादाबाद बारे में क्या कहना है? हम मुरादाबाद में मौजूद भी थे, उस वक्त हम गए भी थे, जो राहुल गांधी की रैली थी, भारत जोड़ो न्याय यात्रा। हमने वहाँ पे बहुत ज़्यादा वो देखा, एक रुझान देखा कि एक तरफ जो इंडिया गठबंधन वहाँ लहर देखी। इस पर आपको क्या कहना है? एक तरफ वहाँ पे मुरादाबाद से रुचि बीरा है और एक तरफ सर्वेश सिंह जो दिवंगत हो गए, जो उनकी मृत्यु हो गई, चुनाव के उपरांत उनकी मृत्यु हो गई, और एक तरफ इरफान सैफी हैं बीएसपी से। क्या लगता है इरफान सैफी क्या रोल अदा करेंगे? नहीं, इरफान सैफी का जैसे अभी रविंदर जी ने बताया था पिछली बार कि जो ये मुस्लिम प्रत्याशी उतारे खासकर बीएसपी ने, तो स्टार्टिंग के फेज़ में यही फर्स्ट फेज़ में यही देखने को मिला था कि मैसेज यही गया था कि ये प्रत्याशी बीजेपी के फेवर में ही उतारे गए हैं। तो मुस्लिम प्रत्याशी जो भी बसपा ने उतारे वहाँ उनका कोई जादू नहीं चला है और रुचि वीरा बहुत आसानी से उस सीट को जीत रही। जैसे कि आप देख रहे हैं जो है कि प्रथम चरण के जो है 8 सीटों में से 6 सीट जबरदस्त लहर दिखाई दे रही है, इंडिया गठबंधन की जबरदस्त लहर। आइए हम अगले सीट बात करते हैं। रविंद्र जी, आपसे बात करते हैं। आप उस वक्त जो है पीलीभीत में मौजूद थे, आपको मैं उसे फॉलो कर रहा था, आपसे मैं बात भी किया था। क्या लग रहा है पीलीभीत में भगवंत शरण गंगवार बनाम जतिन प्रसाद, क्या लग रहा है इस बार क्या होगा? और वहीं पे एक जो है, जी बताइए। ब्रिजेश जी, जहाँ तक पीलीभीत की बात है, वहाँ सिख समुदाय का वोट बहुत ज़्यादा है और उनका जो प्रभाव रहा जतिन प्रसाद जी का, जो बीजेपी कैंडिडेट बनाए गए हैं वहाँ पे। इससे पहले वहाँ पे वरुण गांधी जी का टिकट काट के जतिन प्रसाद जी को बीजेपी का कैंडिडेट बनाया गया था। लेकिन भगवंत शरण गंगवार जी का एक जो रुझान था पीलीभीत में, वो चीज़ें हो नहीं पाई हैं, वो प्रभाव दिखाई नहीं दिया, या कह लें हम कि गंगवार जी बहुत ज़्यादा फील्ड में रहे नहीं। उन्होंने डोर टू डोर कैंपेन करने में भी उनका मुझे बहुत कम प्रभाव दिखाई दे रहा है जी। इसलिए जतिन प्रसाद जी के खाते में ये सीट। अच्छा, क्या लगता है आपको वरुण गांधी फैक्टर काम करेगा? जो वरुण गांधी टिकट काटा गया, वरुण गांधी की नाराजगी, जैसे हमने वहाँ गए, हम जब वहाँ हमारी टीम गई, वहाँ पाया कि एक अच्छी खासी जनता जो है एक विद्रोह के मूड में थी, जो वरुण गांधी टिकट कटने से। इस पर आपको क्या कहना है? राकीब अली जी के पास जाना चाहेंगे। देखिए, ये बिल्कुल सही बात है आपने ब्रजेश जी जो कहा, ये सीट इतना आसान नहीं है। हाँ, मैं इतना ज़रूर कहूँगा कि ये सीट फाइट में है। इसके रीज़न ये है कि वहाँ लोकल स्तर पर बाघों की समस्या बहुत ज़्यादा है और किसानों की अपनी अपनी अलग अलग समस्याएं हैं, कुछ रास्तों की भी समस्याएं हैं। पिछले 5-10 वर्षों में वहाँ बहुत अच्छे से विकास हो नहीं पाया, काम हो नहीं पाया है और एंटी इनकम्बेंसी भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के बीच रही है। कुछ जगह तो देखने को मिला है कि लोगों ने जो है मतदान से भी बॉयकॉट किया है 1-2 गाँव में। तो इस सीट को इतना आसान नहीं कह सकते और किसानों की नाराज़गी जो पिछले 5-7 वर्षों से किसान आंदोलन के दौरान भी देखी गई है और फिर समाजवादी पार्टी, इंडिया गठबंधन, कांग्रेस ने जो मैनिफेस्टो बनाया है वो किसानों के लिए बहुत ही ज़्यादा आकर्षक है। तो कह सकते हैं कि हो सकता है कि ये सीट जो है एक ज़बरदस्त फाइट में हो जाए, लेकिन फिर भी मैं अपने साथी की बात को ध्यान में रखते हुए या जो उन्होंने विश्लेषण किया है वहाँ पर गए भी हैं, तो एज में वहाँ भारतीय जनता पार्टी ही रहेगी। जी जी। अब अगले सीट पे आते हैं, नगीना सीट पे क्या कहना है? आप उस वक्त नगीना में मौजूद भी थे, मेरी आपसे बात भी हुई थी। नगीना में आपने क्या देखा ग्राउंड पे? नगीना में ब्रजेश जी इस शुरुआत में एक त्रिकोणीय संघर्ष देखने को मिल रहा एक तरफ था। है मनोज कुमार, एक तरफ ओम कुमार, एक तरफ एएसपी से चंद्रशेखर आजाद। जी, क्या लगता वहाँ है? शुरुआत में 3 त्रिकोणीय नहीं, मैं कहूँगा चतुष्कोणीय मुकाबला बन सुरेंद्र रहा पाल सिंह था। बीएसपी से हैं। जी जी, बीएसपी, आज़ाद समाज पार्टी, समाजवादी पार्टी और आपके बीजेपी। लेकिन जिस दिन चुनाव हुआ है 10 बजे तक तो बिल्कुल एक तरफा, मतलब चुनाव में कोई भी रोचकता देखने को नहीं मिल रही थी। लेकिन दोपहर के बाद जो मुस्लिम समाज का आज़ाद समाज पार्टी के फेवर में एक तरफा मतदान हुआ है, तो इससे हम कह सकते हैं क्योंकि वहाँ पे जो है 44% लगभग मुस्लिम मतदाता है और दलित मतदाता भी वहाँ पर 20-22% है। और चंद्रशेखर आज़ाद ने केवल एक डिमांड की थी कि बहन जी को 79 सीट्स बहन जी को दे दीजिए, मुझे तो केवल 1 सीट दे दीजिए। तो दलितों में ये मैसेज बहुत अच्छा गया और दलितों का मुझे जो देखने को मिला, वहाँ वन साइड आज़ाद समाज पार्टी के फेवर में मतदान किया गया और लगभग यही स्थिति मुस्लिम समाज की भी रही। उन्होंने कहा कि मैं बिल्कुल किसी भी कीमत पर बीजेपी के साथ नहीं जाऊंगा, आप मुझ पर विश्वास कीजिए
और मुस्लिम समाज ने शायद वहाँ विश्वास किया है, तो ये सीट चंद्रशेखर आज़ाद के खाते में जा सकती है। जैसे हमारी टीम भी वहाँ मौजूद थी और हम भी वहाँ ये देखा, हमने वहाँ पे देखा कि चंद्रशेखर आज़ाद के फेवर में बहुत बम्पर वोटिंग वहाँ हुई। जैसा कि फर्स्ट फेज का हमारा ये सर्वे कंप्लीट हुआ और जिसमें से आप बहुत बड़ी लहर, बहुत बड़ी पार्टी बनती हुई दिख रही है। इंडिया गठबंधन 8 में से 6 सीट इंडिया गठबंधन के खाते में जाता हुआ दिखाई दे रहा है और 1 सीट एएसपी आज़ाद समाज पार्टी खाते में चंद्रशेखर आज़ाद जीतते हुए नगीना दिखाई दे रहे हैं और एक तरफ पीलीभीत बीजेपी खाते में दिखाई जाती दिखाई दे रही। आइए हम अगली सीट पे, अब अगले जो है चरण बात करते हैं। अगले चरण पे क्या है रुझान, क्या है वहाँ की मतगणना, क्या है वो जी। देखिए अब आइए हम द्वितीय चरण पे, दूसरे चरण का क्या कहता है रुझान जी। हम सर्वप्रथम चलना चाहेंगे क्योंकि हमारे जो सहयोगी हैं राघव अली जी, ये अमरोहा के ही रहने वाले हैं, इनको अमरोहा के बारे में अच्छी खासी जो है ग्राउंड रिपोर्टिंग पता है जी। राखी वजली मैं आप पे आना चाहूँगा, अमरोहा सीट के लिए क्या है आपका? एक तरफ है दानिश अली, एक पे है कंवर सिंह तंवर, क्या स्थिति है आप थोड़ा बताइए। ब्रजेश जी, अगर अमरोहा की बात की जाए, जब टिकट डिक्लेयर हुआ था दानिश अली का, तो दानिश अली के खिलाफ बहुत ज़बरदस्त एंटी इनकम्बेंसी थी और लग नहीं रहा था कि ये नेशनल कांग्रेस पार्टी के खाते में सीट जा सकती है। लेकिन जब राहुल गांधी की वहाँ पर एक रैली हुई और रैली के दौरान उन्होंने, दानिश अली ने अपनी माफ़ी भी मांगी और उसने क्षेत्र में जा जाकर अलग अलग जो भी समस्याएं थीं या जिनके बीच वो जा नहीं पाए थे, उस नाराज़गी को बहुत जल्दी दूर कर लिया। अब यहाँ एक देखने के लिए मिलता है, लगता है कि माजिद अली भी बसपा से प्रत्याशी रहे और लग रहा था कि मुस्लिम समुदाय का वोट उनकी तरफ जाएगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं, उनकी तरफ वोट नहीं गया। दूसरा एक फैक्टर वहाँ पे काम किया, ये जो कंवर सिंह तंवर आते हैं, ये बाहरी प्रत्याशी हैं और इन्होंने अपना राजनीतिक करियर कांग्रेस पार्टी से स्टार्ट किया था, लेकिन ये बीजेपी में चले गए 2014 में और सांसद बने। हालांकि 19 में चुनाव हार गए, लेकिन यहाँ पर जो मजबूत प्रत्याशी बीजेपी के होते थे वो चेतन चौहान होते थे। उधर देवेंद्र नागपाल भी एक मजबूत सांसद वहाँ रहे थे, 2009 में वो सांसद बने थे। तो ये गढ़ जो है इन दो लोगों का माना जाता था। तो इनकी पर्सनल नाराज़गी, इन्होंने उस तरह से मजबूत स्थिति में चुनाव नहीं लड़ाया है और कंवर सिंह तंवर वहाँ इस तरह से मजबूत प्रत्याशी के तौर पर नहीं उभरे। तो ये सीट मैं कह सकता हूँ कि दानिश अली बहुत आसानी से इस सीट को जीत लेंगे। जी जी, आपका क्या कहना है? रविंदर जी, मैं आप पे आना चाहता हूँ, क्या कहना है आपको? राकिब सर जो बात कह रहे हैं एकदम सही बातें हैं। जब राहुल गांधी जी, अखिलेश जी और संजय सिंह आम आदमी पार्टी के राज्यसभा मेंबर, तीनों लोगों का जब संयुक्त अधिवेशन हुआ था अमरोहा में, उस समय मैं मौजूद था। वहाँ दानिश अली जी का जो भी चीज़ें मुस्लिम समुदाय में था विरोध, उस चीज़ों को उन्होंने स्पष्ट दूर किया था और अखिलेश यादव जी का जो प्रभाव यादव वोट पे था वो पूर्णतः दानिश अली जी पे शिफ्ट हुआ। तंवर जी का कोई प्रभाव नहीं दिख रहा था। ये सीट क्लियर है दानिश अली सर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पक्ष में। जी, हमारी टीम अमरोहा में कम से कम 1 हफ्ते वहाँ छावनी बना कर रही थी और हमने देखा वहाँ पे ग्राउंड रिपोर्टिंग की, चुनाव आफ्टर चुनाव के उपरांत, और देखा कि वाकई ये सीट जो है दानिश अली के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। तो ये द्वितीय चरण के पहले सीट पर इंडिया गठबंधन का जबरदस्त जो है बढ़त लेते हुए दिखाई दे रही है। आइए हम अगले सीट बात करते हैं मेरठ पे, जहाँ से अरुण गोविंद राम जी जो है वहाँ से चुनाव लड़े थे, पर्दे के राम। आइए उससे बात करते हैं आगे कि वहाँ पे एक तरफ सुनीता वर्मा और एक तरफ देवव्रत त्यागी बीएसपी से। जी, क्या कहना आपका? रविंदर जी बताइए इस पर। ब्रिजेश जी, मेरठ का चुनाव बड़ा रोमांचक चुनाव रहा। मैं मेरठ में लगातार कैंपेन कर रहा था और मैंने देखा उस स्थितियों में अरुण गोविल जी, एक्चुअली वहाँ एक चीज़ें आम जन में रहा कि सुनीता वर्मा जी को लास्ट दिन नामांकन के लिए समाजवादी पार्टी की तरफ से टिकट दिया गया था और सुनीता वर्मा जी लोकल प्रत्याशी हैं, वहाँ के जिला पंचायत अध्यक्ष रही हैं। उनका एक प्रभाव मेरठ के जनमानस में था। अरुण गोविल जी का प्रभाव रहा हिंदू वोट पर, उस चीज़ को उन्होंने स्पष्ट किया। बट मैं जहाँ तक इस बात को कह सकता हूँ कि मेरठ की सीट बहुत 50-50। जैसे कि हम खुद वहाँ पे मौजूद थे मेरठ में और हमने देखा कि अरुण गोविल का कैंपेनिंग जो है एक सुव्यवस्थित ढंग से होता हुआ नहीं दिखाई दिया। उसमें कारण क्या था कि ये अपने जो है कार्यकर्ताओं से कोऑर्डिनेशन बैठाने में, जहाँ तक मुझे लगा कि कोऑर्डिनेशन नहीं बैठा पाए। आइए इसी मुद्दे पर हम बात करते हैं। राघव जी, आप पे आते हैं, क्या लगता है आपको मेरठ सीट पे? देखिए, मेरठ सीट की बात की जाए तो भारतीय जनता पार्टी का गढ़ रहा है और यहाँ 2009 से लेके राजेंद्र अग्रवाल जी 3 बार के लगातार सांसद हैं। लेकिन पिछले 2014 से, जब से भारतीय जनता पार्टी की कमान
अमित शाह और मोदी जी के हाथ में आई है। इन्होंने जो एक पैरेलल नीचे से ऊपर तक जो भारतीय जनता पार्टी के पुरानी लीडरशिप थी उसको दरकिनार कर दिया है। इस बार उन्होंने वहाँ से राजेंद्र अग्रवाल जी का टिकट काटा। उससे पहले लक्ष्मीकांत वाजपेयी प्रदेश अध्यक्ष हुआ करते थे भारतीय जनता पार्टी के, उनका टिकट उनको भी जो है साइड लाइन लगाया। अब दो मजबूत कद्दावर नेताओं को साइड लाइन करना और फिर वहाँ से जो है एक बाहरी प्रत्याशी को लाकर बिठा देना, तो मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं में एक असंतोष था और उन्होंने उस तरह से मतदान नहीं किया। और दूसरी बात, यहाँ राजपूतों ने भी जो है अपना वोट उस तरह से बीजेपी को नहीं किया। यहाँ उनकी नाराज़गी स्पष्ट तौर पर देखने को मिली थी। मुझे लगता है कि ये सीट सुनीता वर्मा जो पीछे मेयर भी रह चुकी हैं और एक मजबूत दमदार प्रत्याशी हैं, दलित समुदाय का यहाँ पर जो है इंटैक्ट वोट जो भारतीय बहुजन समाज पार्टी का हुआ करता था, ये जाटव समाज से आती हैं और इनको बहुत ही अच्छी तरह से उनको वोट मिला है और मुस्लिम समाज का एक तरफा वोट मिला है। हालांकि शुरू में लग रहा था कि हाजी याकूब कुरैशी को बसपा ने कैंपेनिंग के दौरान उतारा है तो ये सीट फंस सकती है, लेकिन मुस्लिम समुदाय का वन साइड होना, दलित समुदाय का वन साइड होना और यहाँ पर वाल्मीकि समाज ने भी, जो बीजेपी का कोर वोटर माना जाता है, उसने भी समाजवादी पार्टी के फेवर में मतदान किया है। तो मैं नहीं कह सकता कि ये सीट फंस रही है, ये स्पष्ट सुनीता वर्मा वहाँ से बाजी मार जाएंगी। ये दोनों सीट समाजवादी इंडिया गठबंधन के खाते में स्पष्ट तौर पर जा सकती है। जैसा कि हमारी टीम भी इन दोनों सीट पर मुहर लगाती है और ये इंडिया गठबंधन के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही। जैसा कि हम अगली सीट पे आते हैं, बागपत पे, जहां हम और हमारे सहयोगी राघव अली जी, हम दोनों साथ वहां मौजूद थे और काफ़ी हमने वहाँ पे कई दौरे किए, कम से कम 4-5 बार वहाँ गए और कई बार हमने वहाँ के नेताओं से, वहाँ के लोगों से और जनता से वहाँ जुड़ने का प्रयास किया। चलिए राघव जी, आपके पास में आना चाहूँगा, बागपत क्या लगता है आपको? देखिए, बागपत जाटलैंड कहा जाता है और बागपत की सीट को, हालांकि बहुत से लोग, ज़्यादातर लोग ये मानने को तैयार नहीं है कि बागपत की सीट फाइट में है। बागपत की सीट वो वन साइड आरएलडी के खाते में मानते हैं, लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगता। उसका रीज़न ये है कि यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने आरएलडी के प्रत्याशी को अपनाया नहीं है, नंबर 1। तो उसका रीज़न ये हो सकता है, जहाँ तक मुझे लगा है, कि वो नहीं चाहते कि यहाँ पर आरएलडी की पॉलिटिक्स दोबारा लौट कर आए और उनको साइड लाइन कर दिया जाए, दरकिनार कर दिया जाए। तो वो अंदर खाने उसको बहुत मजबूती से चुनाव नहीं लड़ा पाई। एक तो रीज़न ये रहा। दूसरा, इन्होंने यहाँ पे भी यही किया कि सत्यपाल मलिक जो पूर्व कमिश्नर थे, लगातार 2 बार से यहाँ से सांसद थे, तो वहाँ उनका टिकट कटा। उन्होंने भी उनके लिए उस तरह से आशीर्वाद तो दिया और अपने काम तो गिनाए, लेकिन ये वोट उनके लिए नहीं मांगा। एक फैक्टर ये। तीसरा फैक्टर ये कि सत्यपाल मलिक जो पूर्व गवर्नर रहे हैं, उन्होंने भी, उनका भी एक मजबूत गढ़ कहा जाता है, तो उन्होंने भी उस तरह से वहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ में ही जो एक कैंपेनिंग की थी। और एक चौथा फैक्टर यहाँ पर ये चला है, हरिंदर मलिक, जो जिनके टिकट के लिए आरएलडी प्रमुख जयंत चौधरी ने जो है आपत्ति जताई थी और इसी को एक आधार बनाकर वो कहीं ना कहीं पार्टी से इंडिया गठबंधन से अलग हुए थे। तो हरिंदर मलिक ने भी पूरा जी जान लगाया। और एक चौथा 5वां फैक्टर जो रहा है कि राजपूत वोट, अगर राजपूत वोट भी यहाँ ठीक संख्या में है, अगर राजपूतों की नाराज़गी यहाँ सही से देखने को मिली, तो इस सीट को भी मैं कहूँगा कि ये इंडिया गठबंधन के खाते में बहुत आसानी से चली जाएगी। एक छठा फैक्टर और रहा ब्रजेश जी यहाँ पर। जी बताइए। अब वो फैक्टर ये है कि मुस्लिम समाज यहाँ लगभग 4.5-5 लाख वोट है और उन्होंने बहुत ज़बरदस्त मतदान किया। उधर जाट मतदाताओं के अंदर उस तरह से जोश देखने के लिए नहीं मिला, तो एक छठा फैक्टर ये भी हो सकता है। जी, जैसा कि राघव जी, मैंने पाया कि वहाँ एक प्रवीण बंसल जो बीएसपी कैंडिडेट हैं और मैंने वहाँ पर कई गुर्जर से बात किया कि जितने गुर्जर वोट काटे इन्होंने, ये लगभग सीधे जो है कहीं न कहीं बीजेपी को नुकसान पहुँचाया। जी, एक हाँ, ये फैक्टर ये भी हो सकता है। प्रवीण बैसला, अगर उन्होंने बहुत अच्छे से वोट काट पाए, अगर उन्होंने 60-70% भी वोट काट लिए, तो फिर तो ये सीट बहुत आसानी से जो है और एक फैक्टर यहाँ पे ये भी काम किया, अमरपाल शर्मा। वहाँ पे अमरपाल शर्मा एक ब्राह्मण कैंडिडेट है और ब्राह्मण कैंडिडेट होने के नाते लगभग ब्राह्मणों का वोट जो है काफी जो है मूव कर गया सपा में। जी, कई सारे, बिल्कुल कई सारे फैक्टर हैं। हालांकि जातिगत आधार पर पहले दूसरे चरण में मतदान कम हुआ है जी, वहाँ जाति का मतदान नहीं था, लेकिन उसमें वोट कटा था। अगर आप पाएंगे तो 2023 चरण में इलेक्शन पूरी तरह से जातिगत बन गया है। जी, हम रविंद्र जी आपके पास आना चाहेंगे, क्या कहना चाहते हैं आप?
नहीं, राकीब सर का जो कहना है मेरा ये है प्रभाव कि जहाँ तक राजकुमार सांगवान जिनका रहा, वहाँ पर आरएलडी प्रत्याशी हैं और इनका एक प्रभाव वहाँ जाट वोटों का इसलिए भी रहा हिंदू किस्म से क्योंकि बीजेपी सरकार ने जयंत जी के पिताजी को, दादाजी को उसी समय चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न दिया गया था। अच्छा, ये बागपत जाटलैंड कहा जाता है जी। क्या लगता है? नहीं, मैं इसीलिए तो कह रहा हूँ कि मुझे नहीं लगता। राकीब सर कह रहे हैं अमरपाल शर्मा जी, का अपने अपने मत, अपने अपनी हाँ आकलन है। अमरपाल जी, शर्मा अपना जी की आकलन लड़ाई बताइए। उतनी मुझे नहीं दिखाई दिया। जहाँ तक मैंने बागपत में देखा, वहाँ जाटलैंड पे जितने भी किसान थे, जिन लोगों से भी मैंने मिला, उन लोगों में ये प्रभाव दिखाई दे रहा था कि हमारे नेता को सम्मानित किया है और उस सम्मान के नाते, भारत रत्न सम्मान के नाते वहाँ पर वोट डाले जा रहे थे। इसलिए मुझे जहाँ तक लगता है कि राजकुमार सांगवान जी वहाँ से चुनाव जीतेंगे। तो जैसा कि हमारी टीम भी वहाँ पे कई बार मौजूद थी, हम लोग मौजूद थे, हमको भी लगता है ये सीट फंस चुकी है और फंसी हुई दिखाई देती। जो भी जीतेगा हारेगा 20 से 25 हज़ार, 10 से 15 हज़ार वोटों के इर्द गिर्द ही रहेगा जीत हार। तो ये सीट जो है टक्कर की है। चलिए हम अगले सीट पर आते हैं, गाजियाबाद। बताइए रविंदर जी, आप वहाँ मौजूद थे गाजियाबाद, आपने क्या देखा? गाजियाबाद की लड़ाई ब्रिजेश जी बड़ी दिलचस्प रही है इस बार। अतुल गर्ग जी पहले राज्य मंत्री हुआ करते थे उत्तर प्रदेश सरकार में और अगला चुनाव उन्होंने जो वहाँ पे मंत्री जी थे, नाम भूल रहे हैं उनका, जी, और हाँ, उनका बीके सिंह। सिंह जी, बीके सिंह जी का टिकट कटना गाजियाबाद में एक भाजपा के जितने भी वोटर रहे हैं, बड़ा नाराजगी अरे था उन्होंने उन पे। 3 लाख प्लस जी, वोट से जो हाँ जीत हासिल की। बहुत नाराजगी थी। मैंने गाजियाबाद में देखा, बहुत नाराजगी थी। डाली शर्मा जी लगातार प्रत्याशी रही हैं कांग्रेस की, अच्छी प्रवक्ता हैं और अच्छी चेहरा रही हैं और गाजियाबाद सीट मुझे फंसता हुआ आपकी दिखाई दे रहा है कि बीजेपी के पक्ष में नहीं जा सकती है। लेकिन फिर भी मैं ये कह सकता हूँ कि हिंदू वोटर्स ज़्यादा हैं, बीजेपी का गढ़ है। बीके सिंह जी भी प्रचार में लगातार रहे, मोदी जी वहाँ पर खुद गाजियाबाद में रैली किया और बहुत मोदी जी एक संयुक्त रैली हुई थी। संयुक्त रैली हुई और उस रैली में उस वक्त प्रभाव हम दिख वहाँ रहा मौजूद था थे। जी। कि बीके सिंह जी का जो भी नाराजगी रही है, बीके सिंह जी भी साथ साथ रहे रैली में। तो उस चीज़ों को आम जनता के बीच में उन्होंने प्रकट करने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ा है। फिर भी इस चुनाव पे मैं ये कह सकता हूँ कि डाली शर्मा जी भी बहुत अच्छी फाइट दे रही हैं और कुछ भी हो सकता है, 50-50 की। चलिए हम राकेश जी आपके पास जाना चाहेंगे, क्या कहना है आपका गाजियाबाद सीट लेके? देखिए, गाजियाबाद सीट के लिए मैं रविंदर जी की बात से बहुत ज़्यादा हद तक सहमत हूँ और इस सीट पर ये वैसे मैं जो वहाँ गया, मैंने जो देखा तो ब्राह्मण मतदाता बहुत डिसाइडिंग फैक्टर है और ब्राह्मणों के अंदर 80% सहमति डॉली शर्मा के फेवर में थी। और एक चीज़ और मैं बता दूं, ये जो यहाँ पर प्रत्याशी आते हैं भारतीय जनता पार्टी के, ये बिल्डर हैं और इनकी कई सारी सोसाइटी चलती है। अतुल गर्ग, अतुल गर्ग जी। तो इनमें इनकी कई सारी सोसाइटी हैं, कई सारी का मतलब है वहाँ कई हज़ार मतदाता रहते हैं और उनके जब कोरोना की वेव आई थी तो उसमें इन्होंने स्वास्थ्य मंत्री होने के बावजूद कोई उनका सपोर्ट नहीं किया और वो शहर के अंदर उनके प्रति बहुत ज़्यादा नाराज़गी है। अगर प्रत्याशी की नाराज़गी को देखा जाए तो ये सीट जो है डॉली शर्मा बहुत आसानी से जीत सकती है। चलिए हमारी टीम भी गाजियाबाद में लगातार मौजूद रही। इस सीट को हम जो है टक्कर मानते, 50-50 चांस है कौन जीतता है कौन हारता है। चलिए हम अगली सीट पे आते हैं, गौतम बुद्ध नगर। गौतम बुद्ध नगर पे हमने बहुत ही बारीकी से वहाँ पे समीक्षा किया और पाया कि इस बार महेश शर्मा के लिए इतना आसान नहीं है गौतम बुद्ध नगर। इस पर क्या कहना आपका? गौतम बुद्ध नगर की अगर सीट देखी जाए तो जिस तरह से यहाँ राजपूतों की नाराज़गी और उसके बावजूद बसपा ने वहाँ पर जो है राजन सोलंकी ठाकुर कार्ड खेला है, तो ठाकुर और दलित मिलकर अगर देखा जाए तो यहाँ पर लगभग 9-10 लाख वोट हो जाता है। उसी तरह से अगर गुर्जर और मुस्लिम यादव को मिला दिया जाए तो वो भी 10-11 लाख वोट हो जाता है और 28 या 29 लाख यहाँ पर मतदाता है। जी 29 लाख, ठीक, 29 लाख मतदाता है। तो यहाँ ट्रायंगल फाइट बन सकती है अगर राजपूत वोट इंटैक्ट होकर बसपा के खाते में चुनाव वोटिंग करता है। हाँ, एक बात और यहाँ देखने के लिए मिली कि शहरी जो वोटर है वो उसका परसेंटेज बहुत कम रहा। अगर ये चीज़ महेश शर्मा के खिलाफ जा सकती है, लेकिन फिर भी मैं इस सीट को फाइट में कहूँगा और बीजेपी यहाँ कुछ आगे देखती है। जी आपको क्या लगता है रविंदर जी, गौतम बुद्ध नगर सीट पर लेकर आपको क्या लगता है? नहीं, राकीब सर सही कह रहे हैं, इस बात में मैं सहमत भी हूँ राकीब सर से। महेश शर्मा सर का एक प्रभाव भी रहा है। इससे पहले वो
पहली सरकार जब मोदी सरकार थी तो उसमें मंत्री भी रहे हैं। और जाट सीटों की तो जहाँ तक बात है कि जाट बिरादरियों में उन्होंने बहुत काम किया है। आप गौतम बुद्ध नगर सीट पे मैं देखा भी हूँ, घूमा भी हूँ, लेकिन सोलंकी सर के आ जाने से, बसपा की सीट सोलंकी सर के आ जाने से थोड़ा सा प्रभाव महेश शर्मा जी की सीट पे पड़ रहा है। बट मुझे स्पष्ट है कि महेश शर्मा जी ये सीट जीत जाए। जी, हमारी टीम जब गई वहाँ पे, हम भी वहाँ मौजूद थे गौतम बुद्ध नगर में, हमने देखा कि अगर गुर्जर वोट महेंद्र नागरकर वोट कर देता है, अगर गुर्जर वोट कटता है, तो महेश शर्मा के लिए ये सीट बहुत ही कांटे की हो जाएगी, बहुत ही मुश्किल उनके लिए हो जाएगी। चलिए ये सीट जो है टक्कर की है। अगली सीट हम बताते हैं, बात करते हैं बुलंदशहर। जी, क्या कहना है आपका बुलंदशहर पे? बुलंदशहर सीट एक वो शिवराम वाल्मीकि हैं और एक तरफ भोला सिंह, डॉक्टर भोला सिंह वो सीट जीत रहे हैं जी, एक सिरे से। जी, वहाँ पे एक स्पष्ट स्थिति हैं कि भोला सिंह चुनाव जीत। जी, आपका क्या कहना है राकिब जी देखिए, बुलंदशहर पर? इसमें इनकी बात से मैं सहमत हूँ, लेकिन मैंने जो वहाँ बात की और देखा कि बसपा ने जो प्रत्याशी थे अपने, तो नगीना से सांसद होते थे, उनको वहाँ पर टिकट दिया बुलंदशहर में। और ये भोला सिंह लगातार 2 बार से सांसद हैं और इनके प्रति एक एंटी इनकम्बेंसी बहुत ज़्यादा वहाँ है, लेकिन फिर भी आरएलडी के आने से ये सीट थोड़ा मजबूत स्थिति में है। लेकिन फिर भी ये नहीं कह सकते कि ये क्लियर बीजेपी की तरफ चली जाएगी। अगर एंटी इनकम्बेंसी बहुत ज़्यादा हुई तो यह सीट फंस सकती है। दूसरा, यहाँ पर जो बीएसपी का वोटर है, अगर उसने बाहरी प्रत्याशी को उस तरह से नहीं अपनाया और बहन जी का वोटर भी आईएनसी की तरफ है, ये आईएनसी मतलब इंडियन कांग्रेस का प्रत्याशी है यहाँ पर, अगर उनकी तरफ गया तो यह सीट जो है फिर फाइट में आ जाएगी। तो मुझे ये फाइट में सीट लगती है। जी, चलिए अगली सीट पे अलीगढ़ पे आना चाहेंगे, आपसे ही बात करेंगे। अलीगढ़ आप अलीगढ़ का आपका अच्छा खासा नाता, आप कई मित्र, आप हमेशा जाते भी रहते, और क्या रहा अलीगढ़ में, आपने क्या देखा, अपना नजरिए बताइए, क्या आकलन रहे आपके? देखिए, अलीगढ़ सीट की अगर बात की जाए तो वहाँ पे विजेंद्र सिंह है और सतीश गौतम है। विजेंद्र सिंह, चौधरी विजेंद्र सिंह जो जाट समुदाय से आते हैं, वहाँ पर इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी हैं और मजबूत प्रत्याशी हैं। पिछली बार वो कांग्रेस से लड़े थे और बहुत अच्छे वोट पाए थे उन्होंने। और बसपा ने वहाँ पर बंटी उपाध्याय, ब्राह्मण कार्ड खेला है, उनको प्रत्याशी बनाया है। और सतीश गौतम वो काफ़ी पीछे विवादों में रहे हैं और उनका थोड़ा उनके प्रति एंटी इनकम्बेंसी बहुत ज़्यादा है। चौधरी विजेंद्र सिंह ने बहुत मजबूत वहाँ पर चुनाव लड़ा है और जैसा वहाँ देखने को मिल रहा था कि आरएलडी जो अपना चुनाव कैंपेन प्रचार कर रही थी शुरुआत में, जब इलेक्शन ये इंडिया गठबंधन के साथ थी, तो वहाँ पर बहुत अच्छी अपनी रैलियाँ भी की थी और प्रोग्राम भी किए थे, सर्व समाज को लेकर चलने की बात की थी। तो चौधरी विजेंद्र सिंह वहाँ पर उनका चेहरा थे और वो अगुवाई कर रहे थे उस क्षेत्र विशेष की। और आरएलडी के इधर आने के बाद, बीजेपी के इधर आने के बाद, बीजेपी के आरएलडी तो आई लेकिन उनका वोट बैंक नहीं आया और वो बहुत मजबूती से वहाँ पर लड़े हैं और मुझे लगता है कि वो सीट जो है चौधरी विजेंद्र सिंह बहुत आसानी से जीत जाएंगे। जी, रविंद्र जी, आप क्या कह रहे हैं? नहीं, मैं राकिब सर से सहमत हूँ। और अलीगढ़ की सीट है, वो देखा जाए तो लगभग 40% की जो आबादी है मुस्लिम आबादी है और बाकी जाट समुदाय के लोग हैं ज़्यादा से ज़्यादा। और जहाँ तक वहाँ का ये अलीगढ़ सीट पे मैं राकिब सर से भी सहमत हूँ। विजेंद्र सिंह जी का प्रभाव रहा, सतीश गौतम जी से बहुत नाराज़गी है लोगों को, मिला जुला के मैं ये कह सकते हैं कि ये सीट विजेंद्र सिंह। चलिए मथुरा पाते हैं, मथुरा क्या कहना है आपका? थोड़ा चलिए जल्दी चलते हैं, मथुरा सीटों की, जहाँ तक मथुरा सीट की बात करें, धनखड़ है आईएनसी से और एक तरह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से, और क्या लगता है आपको? वहाँ हिंदुत्व काट का प्रभाव रहा है पूरी सीटों पर, और योगी जी की रैली और हिंदुत्व काट का प्रभाव, हेमा मालिनी जी ये सीट जीत जाएगी। जी, राकिब जी, आप क्या कहना चाहेंगे इस पर? हालांकि एंटी इनकम्बेंसी मथुरा में बहुत रही है, वोटिंग परसेंटेज बहुत कम, लेकिन वोटिंग परसेंटेज भी बहुत कम हुआ है, लेकिन फिर भी वहाँ भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीत जाएगी। चलिए, ये द्वितीय चरण में अगर हम देखा जाए जो है तो अच्छी खासी जो है बीजेपी की जो है 2 सीटें निकलती हुई दिख रही हैं। 2 सीटें टक्कर पे हैं, कांटे की टक्कर चल रही, हो सकता है बीजेपी भी खाते में जा सकती है, गाजियाबाद और गौतम बुद्ध नगर। बाकी मेरठ और अमरोहा और अलीगढ़ ये सीधे जो है यहाँ से इंडिया गठबंधन बढ़त लेते हुए दिखाई दे रही। आइए हम अगले चरण में चलते हैं, अब जो है तीसरे चरण चलते हैं और बात करते हैं तीसरे चरण में क्या कहता है रुझान। चलिए, हम तीसरे चरण पर आ चुके हैं, आइए बात करते हैं तीसरे चरण के रुझान क्या कहते हैं, कौन यहाँ से ले रहा है बढ़त। अगर तीसरे चरण में बात करें तो यहाँ से 10 सीटों पर जो चुनाव हुए हैं,
10 सीटों में मैनपुरी, एटा, संभल, बरेली, हाथरस, आगरा, फिरोजाबाद, बदायूं, आंवला एवं फतेहपुर सीकरी है। अगर बात करें यहाँ पे कुछ जो है यहाँ पे गत्तावर नेता, उनका भी किस्मत दांव पर लगी। जैसे आप देख सकते हैं जो है डिम्पल यादव, जियाउर बर रहमान, आदित्य यादव, जो खुद जो है समाजवादी पार्टी के परिवार के हैं। तो आइए आज हम पूरा ओवरव्यू जानते हैं रविंदर जी से, क्या कहते हैं कितनी सीटें आ रही हैं तीसरे चरण में, इंडिया गठबंधन कितनी सीटें जीत रही हैं, कितनी सीटें जीत रही बीजेपी। जी बताइए क्या कहना आपको। जी ब्रिजेश जी, तीसरा चरण समाजवादी पार्टी के गढ़ माना जाता है, जिसमें मैनपुरी है, बदायूं है, फिरोजाबाद है और आपका एटा है। ये सारी जो सीटें हैं यहाँ समाजवादी पार्टी का गढ़ माना जाता है। हम मैनपुरी सीट की चर्चा कर लेंगे जी। जहाँ पे खुद डिम्पल यादव जी चुनाव लड़ रही हैं इंडिया गठबंधन से, जयवीर सिंह ठाकुर चुनाव लड़ रहे हैं। मैनपुरी सीट डिम्पल यादव के पक्ष में भी जा रहा है और वहाँ पे ठीक मैं ये कह सकता हूँ कि 3-4 लाख वोटों से डिम्पल यादव जी चुनाव मैनपुरी में जी हमने भी पाया वहाँ पे। हाँ, हमने देखा भी है। जहाँ तक एटा की बात करें, वहाँ पे देवेश साग जी इंडिया गठबंधन से हैं और राजवीर सिंह हैं। राजवीर सिंह जी का एक प्रभाव रहा है एटा, और क्योंकि वो कल्याण सिंह जी के पुत्र भी हैं और उनका एक प्रभाव रहा है। राजवीर सिंह वहाँ से बहुत काम भी किए हैं एटा में, और ये सीट राजवीर सिंह जी की जो सीट है ये निकलती नहीं मुझे दिखाई। संभल क्या कहना चाहेंगे। संभल की स्थिति है, वहाँ जियाउर रहमान वर्ग जी चुनाव जीत रहे हैं और एक सिरे से ये मैं कह सकता हूँ कि जनमानस बहुत ज़्यादा है उनके पक्ष में, और लगातार वो वहाँ के सांसद रहे हैं, सेवा किया है, और संभल के लोग उन्हें अपना सब कुछ मानते हैं। मैं ये कह सकता हूँ, संभल में मैं था और मैंने देखा कि जो चीज़ें वर्ग जी के पक्ष में जा रही थी, और वहाँ पे सैनी जी की तो बहुत ख़राब स्थिति है, बीजेपी की बहुत ही ख़राब स्थिति है। जहाँ तक हम बरेली की सीट पे आपसे चर्चा करेंगे, प्रवीण सिंह एरन जी हैं इंडिया गठबंधन से, छत्रपाल सिंह गंगवार जी हैं। बरेली की सीट पे गंगवार जी का प्रभाव रहा है, लेकिन एरन जी भी ठीक ठाक चुनाव लड़े हैं। जी ये हमने भी पाया कि सीट बहुत कांटे की टक्कर है, बहुत कांटे की टक्कर है, लेकिन हम इसको बीजेपी खाते में हाँ जी मैं भी छत्रपाल सिंह गंगवार जी के पक्ष में देख रहा हूँ, लेकिन कुछ भी हो सकता है। कुछ भी हो सकता है, 50-50 चांसेस, पर अभी तक हम ये देख सकते हैं कि ये जो है बीजेपी खाते में दिखाई दे रही है। अगली सीट पे आते हैं, हाथरस की सीट है। अगर हम देखें हाथरस पे, वहाँ पे इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी जसबीर वाल्मीकि जी हैं, अनूप वाल्मीकि जी हैं, और हाथरस में ये देखा मैंने कि वहाँ पे हिंदू कार्ड बहुत चल नहीं पाया है। जहाँ तक बसपा के कैंडिडेटों का प्रभाव रहा। तीसरे चरण में ब्रिजेश जी एक चीज़ मैं बहुत आपको स्पष्ट कर दूं, कांग्रेस की गारंटी जो भी इनकी मैनिफेस्टो की गारंटी थी, और समाजवादी पार्टी का एक प्रभाव इन दोनों सीटों पे हमें बहुत ज़्यादा दिखा। युवा न्याय, श्रमिक न्याय, नारी न्याय, आर्थिक सहयोगों की जहाँ तक बात किया जाए, 8500 का कार्ड जो नारियों को 1 लाख का सम्मान कांग्रेस ने गारंटी कार्ड पे दिया है, उसका बहुत प्रभाव मैंने देखा है। और मैं ये कह सकता हूँ कि हाथरस सीट अभी तक जहाँ तक मैंने देखा कि बीजेपी के पक्ष में रहा करता था, लेकिन मैं इस सीट पे श्योर तो कह सकता हूँ कि लड़ाई बहुत कांटे की है। या तो वाल्मीकि, दोनों वाल्मीकि समुदाय से हैं, चाहे जसबीर जी जीते या अनूप जी, लेकिन मुझे ये पक्ष इंडिया परिवार की तरफ ज़्यादा दिखाई देता है, क्योंकि वहाँ गारंटी। रविंदर जी, मैंने देखा जो है कि तीसरे चरण से जो है बेरोजगारी, महंगाई के मुद्दे भी काफ़ी उछाल आए, और जो इंडिया गठबंधन का जो है घोषणा पत्र आया, उस पर भी काफ़ी लोग का तब तक जागरूकता फैल चुकी थी। इस पर क्या कहना चाहिए। ब्रिजेश जी, मैं बहुत सही क्वेश्चन आपने किया। मैं एक प्रभाव बताऊँ, पहला चरण, दूसरा चरण जी, पहले और दूसरे चरण में संविधान बचाने की बात इंडिया परिवार की तरफ से थी, और ये चीज़ें पहले और दूसरे चरण में एकदम नहीं दिखाई दे रहा था। लेकिन तीसरे चरण से संविधान, जब बसपा के राष्ट्रीय महासचिव आनंद जी का मायावती जी ने उनके पद से हटाया, तो अखिलेश जी का ट्वीट आया। उस ट्वीट ने और अखिलेश जी का हर भाषण में, तीसरे चरण से जितने भी भाषण अखिलेश जी का आप देखेंगे, हर भाषणों में उन्होंने कहा कि मायावती जी के जितने भी प्रत्याशी खड़े हैं, ये सब भाजपा के सहयोगी प्रत्याशी हैं, और इसका प्रभाव हमारे बहुजन हिताय के जितने भी वोटर हैं उनको सीधे मुझे दिखाई दिया। और अम्बेडकर जी की नीतियों के नाते हमारा जो भी बहुजन समाज रहा वो बहुत प्रभावशाली रहा। 80% वोट मैंने देखा है तीसरे चरण से लेकर 7वें चरण तक के कैंपेन में सब शिफ्ट हो गए कांग्रेस और इंडिया गठबंधन पे, हम कह सकते हैं। तो हाथरस हुआ, आपका आगरा हुआ। जहाँ तक आगरा में देखा जाए, एसपी सिंह बघेल जी का पहले मुझे ये लग रहा था कि ये सीट एकदम एसपी सिंह बघेल जी जीत जाएंगे,
लेकिन करदम जी का प्रभाव यही काफी रीजन टक्कर रहा। है वहां पे, जी, काफी टक्कर है, 50 टक्कर नहीं, 50 50-50 की लड़ाई जी। है। आप हाथरस हुआ, आगरा हुआ, आंवला की सीट हुई बरेली की, इन सब सीटों पे आप ये नहीं श्योर कह सकते हैं कि ये सीट बीजेपी जीत जाएगी, जबकि ये बीजेपी के पक्ष में थी सीटें। तो इस हिसाब से जैसे बदायूं की सीट आप ले लीजिए, आदित्य यादव जी का एकदम प्रभाव रहा, ये सीट वो जीत रहे हैं। अक्षय यादव जी फिरोजाबाद से चुनाव जीत रहे हैं। तो मैं ये कह सकता हूँ, आपको एक सीट की मैं चर्चा करूंगा, फतेहपुर सीकरी, जी, आगरा। फौजी जी हैं, फौजी बाबा। फौजी जी इंडियन नेशनल कांग्रेस से वो चुनाव लड़ रहे हैं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पक्ष में वो सीट रही है, रामनाथ सिकरवार जी। राजकुमार चाहर जी का इतना विरोध रहा फतेहपुर सीकरी में, और फतेहपुर सीकरी जिस समय आगरा में अखिलेश यादव जी और राहुल गांधी जी का जब न्याय यात्रा चल रहा था, आगरा में इसका बड़ा प्रभाव रहा है। तो इस हिसाब से ब्रिजेश जी मैं ये कह सकता हूँ कि तीसरे चरण की सीट में 6 सीटें, 10 में से 6 सीटें इंडिया गठबंधन के पक्ष। जी, अब आइए हम बात करते हैं राकीब जी से। राकीब जी, आप बताइए क्या लगता है आपको तीसरे चरण में जिस प्रकार से जो है ये सपा का गढ़ बोला जाता है, क्या लगता है कितनी सीटें आ रही हैं? देखिए, अगर ब्रजेश जी बात की जाए पहले दूसरे चरण की, तो पहला और दूसरा चरण बिल्कुल साइलेंटली चल रहा था, और उस चरण में जो मुस्लिम प्रभाव वाले क्षेत्र थे उनमें केवल लग रहा था कि ये सीट इंडिया गठबंधन जीत जाएगा और उसके बाद बाजी बीजेपी के फेवर में चली जाएगी। लेकिन तीसरे चरण में, जैसे अभी रविंदर जी ने बताया, कि चुनाव बिल्कुल पलट गया, और चुनाव में एक तरह से ये लगने लगा कि बीएसपी ने जितने भी प्रत्याशी अपने उतारे हैं वो वोट काटने के लिए उतारे हैं, और बीएसपी का ही एक तरह से जो बीजेपी ने 400 पार का नारा दिया था कि 400 अब की बार 400 पार, तो 400 पार के नारे को अखिलेश यादव जी ने और इंडिया गठबंधन ने बहुत चतुराई से बीजेपी के ही गले में डाल दिया, और वो उल्टा पड़ गया बीजेपी के लिए। उन्होंने क्या किया कि उन्होंने उसका प्रचार करना शुरू कर दिया कि इनको 400 सीट इसलिए चाहिए, इनको संविधान बदलना है, इनको रिजर्वेशन ख़त्म करना है। और जब ये मुद्दा चर्चा का विषय बना तो गांव-गांव तक ये चर्चा होने लगी कि संविधान खतरे में है, संविधान खतरे में, रिजर्वेशन खतरे में। इसलिए जो अभी रविंदर जी ने बताया कि वहाँ 80% वोट जो है इंडिया गठबंधन की तरफ आने लगा, लेकिन 80% तो मैं नहीं कहूँगा। अगर 50% वोट भी इंडिया गठबंधन की तरफ आता है तो मुकाबला बहुत रोचक हो गया है। और जैसा रविंदर जी ने बताया अभी कि 6 सीट ये इंडिया गठबंधन को दे रहे हैं, लेकिन अगर इन्हीं से ये पूछा जाए कि कितनी सीट बीजेपी को दे रहे हैं, तो स्पष्ट तौर पर कोई भी ऐसी सीट नहीं है जो ये कह दिया जाए कि ये पूरी तरह से बीजेपी के खाते में जा रही है। तो 6 सीट जरूर ये इंडिया गठबंधन को दे रहे हैं, लेकिन 4 सीटों पर भी ज़बरदस्त फाइट है, और मैं इनकी बात से सहमत हूँ कि 6 सीट तो हम स्पष्ट तौर पर इंडिया गठबंधन को इस फेज़ में दे सकते हैं। देखिए, आपने देखा 6 सीट जो है रविंदर जी दे रहे हैं और 6 सीट राकीब भी दे रहे हैं, मगर द डिग बाइट की टीम जो अपना सर्वे की, वो 7 सीटों पर इंडिया गठबंधन यहाँ बढ़त लेती दिखाई दे रही है। जो आंवला सीट बोल रहे हैं रविंदर जी ने, फंसी हुई है, पर हमारी टीम गई वहाँ पे, ग्राउंड रिपोर्टिंग की और वहाँ लोगों से बात की, जन जन से जो है बात की। वहाँ पे हमको ये देखा कि नीरज मौर्य का फैक्टर वहाँ बहुत अच्छा काम किया और चल गया, और द डिग बाइट टीम 7 सीट जो है तीसरे चरण में 7 सीट इंडिया गठबंधन देती है और 3 सीट बीजेपी की तरफ जो है जाती हुई दिखाई दे रही है। चलिए आइए अब हम बात करते हैं चौथे चरण पे। चौथे चरण पे 13 सीटों पर चुनाव संपन्न हुए। आज हम सीटों की बात करें तो शाहजहांपुर, लखीमपुर खीरी, धौरारा, उन्नाव, हरदोई, सीतापुर, फर्रुखाबाद, इटावा, मिश्रिख, कानपुर, बहराइच और अकबरपुर और कन्नौज। जैसे कि कन्नौज जो है सबसे हॉट सीट मानी जा रही थी, क्योंकि वहाँ से अखिलेश यादव खुद चुनाव में थे और वो सबसे सेफ सीट भी थी समाजवादी पार्टी के लिए, क्योंकि वहाँ से अखिलेश यादव भारी बहुमत से जीत रहे हैं। आइए इन्हीं सब मुद्दों को लेकर आज हम बात करते हैं। हमारे जो रविंदर जी हैं, राजनीतिक विश्लेषण, उनसे बात करते हैं क्या लगता है 13 सीटों में से कितनी सीटें इंडिया गठबंधन तरफ जा रही हैं, कितनी सीटें बीजेपी एनडीए की तरफ जा रही हैं। जी बताइए रविंदर जी। जी ब्रिजेश जी, चौथा चरण का चुनाव, पहले और दूसरे तीसरे चरण के चुनाव के बाद तीसरे चरण का जो कैंपेन था संविधान का और आपके कांग्रेस की गारंटी का, चाहे युवा का हो प्रभाव, किसानों का बहुत प्रभाव रहा इस चौथे चरण में। जहाँ तक हम शाहजहांपुर की सीट ले लें, शाहजहांपुर सीट पे ज्योत्सना कश्यप और अरुण सागर जी चुनाव में थे, और ये शाहजहां का जो बेल्ट है, शाहजहांपुर का जो आप बेल्ट देखेंगे, इस बेल्ट में किसानों का एक प्रभाव रहा है, और वही प्रभाव थोड़ा सा असर किया है अरुण सागर जी पे। तो ये सीटें हम ये आपसे कह सकते हैं कि इस सीट पे थोड़ा सा टक्कर है
चाहे या तो इंडिया गठबंधन में जा सकता है या तो बीजेपी में जा सकता है। लखीमपुर खीरी सबसे ज़बरदस्त सीट हमें लगा, और इंडिया गठबंधन से उत्कर्ष वर्मा जी हैं समाजवादी पार्टी के, और वहाँ के कद्दावर नेता माने जाते हैं जी। और ठीक इनके विपक्ष में अजय मिश्र समाजवादी पार्टी ने वर्मा कार्ड वहाँ खेला। वर्मा अच्छी खासी वहाँ वोटर है, बहुत वर्मा वोटर हैं, सिख वोटर देखा हैं, जाए तो उनकी एंटी इनकम्बेंसी बहुत ज़्यादा रही। और ये एंटी इनकम्बेंसी जो भी रहा है, टोनी जी का एकदम प्रभाव बहुत खत्म रहा है वहाँ पे। जब भी आप लखीमपुर खीरी के प्रभाव देखेंगे, क्योंकि वहाँ एससी वोट बहुत ज़्यादा है, और ये वोट इसलिए बेल्ट धीरे धीरे तीसरे चरण से ही, हम तीसरे चरण से मैं लगातार देख रहा हूँ, तीसरे चौथे चरण से लगातार ये सीटें जो भी हमारे बहुजन समाज की वोटें हैं 50% 60% आप कह सकते हैं, ये सब इंडिया गठबंधन में गया। और सिर्फ इसलिए गया मुझे संविधान बचाना है, संविधान की रक्षा करना है, अदरवाइज बीजेपी को 400 सीट मिल जाएगा और संविधान बदल दिया जाएगा जी। तो इसलिए उत्कर्ष वर्मा जी ये सीट एक सिरे से चुनाव जीत रहे हैं लखीमपुर खीरी का, ये इंडिया गठबंधन में। धरौरा आनंद भदौरिया जी ये चुनाव जीत जाएंगे, रेखा वर्मा जी ये चुनाव हार रहे हैं। उन्नाव की सीट पे हम कह सकते हैं कि वहाँ पे हिंदू कार्ड है और उसका प्रभाव साक्षी महाराज जी का दिख रहा है। अनु टंडन जी बार बार चुनाव लड़ रही हैं, बट वो प्रभाव उनका नहीं आ पा रहा है। फिर भी चुनाव ठीक ठाक है स्थिति, फिर भी वहाँ पे बीजेपी की तरफ से बढ़त है, साक्षी महाराज जी चुनाव वहाँ जीत जाएंगे। हम आपको हरदोई सीट की चर्चा करेंगे। वहाँ पे जयप्रकाश रावत वहाँ सरोज समुदाय के रहते हैं, वहाँ सरोज वोट बहुत ज़्यादा है। ब्रिजेश जी, उषा वर्मा जी वहाँ पे इंडिया गठबंधन की प्रत्याशी हैं, वो भी उसी समुदाय से आती हैं। बट ये प्रभाव है कि हरदोई की जो भी सीटें रही हैं वहाँ पर हिंदुत्व कार्ड बहुत चलते हैं, बीजेपी के वोट बहुत ज़्यादा हैं, वहाँ पे ब्राह्मण वोट बहुत ज़्यादा हैं। राजपूतों में जो एक नाराज़गी थी चौथे चरण तक अमित शाह जी मनाने में सफल रहे हैं, योगी जी मनाने में सफल रहे हैं, तो हरदोई वाली सीट जयप्रकाश रावत के पक्ष में जाएगी। वहीं पर सीतापुर सीट है। सीतापुर में दिलचस्प ये था कि जिस समय नकुल दुबे जी को, पहले भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने नकुल दुबे जी को वहाँ का प्रत्याशी बना दिया था, लेकिन उनकी राजेश वर्मा जी क्योंकि बीजेपी के प्रत्याशी थे, लोगों में आपसी नाराजगी थी, नकुल दुबे जी की सीट को काट के वहाँ राकेश राठौर जी को बनाया गया प्रत्याशी। सीतापुर सीट एकदम फंसी हुई सीट है। सीतापुर सीट पे मैं ये श्योर कह सकता हूँ कि ये सीट इंडिया गठबंधन के पक्ष में जी। हमारी टीम भी वहाँ पर मौजूद थी सीतापुर में। वहाँ की सीट हमको भी काफ़ी जो है लग रहा है किसी के भी खाते में जा सकती है। 50-50 चांसेस दोनों पार्टियों के हैं, चाहे इंडिया गठबंधन में जाए, चाहे कांग्रेस में जाए, चाहे बीजेपी में जाए, एनडीए गठबंधन में जाए जी। लेकिन मैं सीतापुर में प्रचार में यहाँ पे कड़ी टक्कर, ये किसी खाते मुझे जाती साफ तरीके से दिखाई नहीं दे रही है और बड़े साइलेंट वोट रहा है यहाँ पे। अब फर्रुखाबाद में क्या करना आपको? ये फर्रुखाबाद की सीट तो नवल किशोर साथी पक्ष में जा रहा है, नवल किशोर साथी जीत जाएंगे। आपकी इटावा सीट पे देखा जाए जितेंद्र दोहरे जी हैं, वो जी क्योंकि रमाशंकर कोठरिया सर का प्रभाव रहा है, बट विरोध बहुत ज्यादा रहा जी। और इस विरोध का प्रभाव ये रहा कि इटावा में लगातार अखिलेश यादव जी प्रचार किए, दो बार अखिलेश यादव जी जितेंद्र दोहरे जी के पक्ष में प्रचार किए हैं। तो आप मान के चलिए कि इटावा की सीट इंडिया गठबंधन के पक्ष में जा रही है। आप मिश्रिक हरदोई और सीतापुर को मिला के मिश्रिक भी लोकसभा सीट बनाया गया है, वहाँ पे संगीता राजवंशी जी है। संगीता राजवंशी जी का बड़ा विरोध था, वो सीटें समाजवादी पार्टी से, ये आप कह लीजिए कि अगली बार भी ये उस सीट पे दावेदारी की थी, बट संगीता राजवंशी का विरोध मैंने देखा, इसलिए मैं कह सकता हूँ कि बीजेपी के अशोक कुमार रावत वो सीट जीत जाएंगे। कानपुर की सीट है, आलोक मिश्रा जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रत्याशी रहे, लेकिन वहाँ रमेश अवस्थी जी थे और रमेश अवस्थी जी का प्रभाव है और व्यापारी वोट बहुत ज्यादा बढ़त लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। बढ़त रमेश अवस्थी जी बढ़त क्या, हम ये कह सकते हैं कि कानपुर वाली सीट रमेश अवस्थी जी जीत रहे हैं। लेकिन आप बहराइच सीट पे जाएंगे, वहाँ पे रमेश गौतम जी इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी, बहुत मजबूत प्रत्याशी, और एक पकड़ है इनका, बहुजन का भी पकड़ है और सारे वोट शिफ्ट भी हुए हैं, तो अरविंद गौड़ जी वहाँ से चुनाव हार जाएंगे और रमेश गौतम जी इंडिया गठबंधन वहाँ से सीट जीत रही है। अकबरपुर कानपुर देहात का ये लोकसभा क्षेत्र रहा है, राजाराम पाल जी वहाँ से गठबंधन प्रत्याशी हैं, लेकिन वहाँ पे बीजेपी बढ़त में दिख रही है हमें। भोले जी, देवेंद्र सिंह भोले वहाँ से प्रत्याशी में चुनाव जीत जाएंगे। सबसे हार्ड सीट तो मुझे लगा कन्नौज का सीट, और अखिलेश यादव जी के आ जाने से ये सीट श्योर है। सुब्रत पाठक चुनाव हार रहे हैं, अखिलेश यादव बहुत बहुमत से वो सीट जीत रहे हैं। और मैं ये कह सकता हूँ कि चौथे चरण में जो मैं पूरे 13 सीट पे कैंपेन देखा, इस सीट में ये श्योर है कि कांग्रेस की गारंटी कार्ड, समाजवादी पार्टी की नीतियाँ और ज़्यादा से ज़्यादा संविधान बचाने के लिए लोगों का आना कि बीजेपी को 4 सीट नहीं लाना है, अदरवाइज संविधान बदल दिया जाएगा जी। और बेरोजगारी का एक तबका वहाँ पे था, युवाओं में बड़ा आक्रोश रहा, क्योंकि वहाँ की युवा दिल्ली और इलाहाबाद जैसे जनपदों में प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करते हैं,
तो चौथे चरण में मैं ये कह सकता हूँ कि 6 से 7 सीटें इंडिया गठबंधन के पक्ष में जा सकती हैं। जी, जैसा कि हमने पाया जो है, अगर कन्नौज की बात करें, कन्नौज पे सुब्रत पाठक जो पूर्व जो है इससे पहले सांसद थे वहाँ पे, उनके प्रति जो है भारी इनकम्पेटेंसी देखने को मिलती, भारी जो है उनके विरोध देखने को मिलता। हम वहाँ गए थे और वहाँ पे बात की, लोगों से जाना जो है, सुब्रत पाठक वहाँ से कड़ी बहुत बुरी हारने वाले हैं। जी, हम बात करेंगे। जी राकीब जी, आप चौथे चरण की किस प्रकार समीक्षा करते हैं, कितनी सीटें आप जो है इंडिया गठबंधन और एनडीए गठबंधन खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है आपको? देखिए, बाकी मुद्दे तो सभी लोगों ने इसमें स्पष्ट कर ही दिए हैं, लेकिन एक घटना और अहम घटी थी यहाँ पर कि आकाश आनंद की वहाँ पर सीतापुर में रैली हुई थी और उन्होंने विवादित बयान दिया था। इसके बाद मायावती जी ने उनको अमित शाह जी के कहने पे या किसके कहने पे, एक चर्चा है कि अमित शाह जी ने उनको कहा कि इनको चुनाव प्रचार से हटाइए, और उनको चुनाव प्रचार से हटाया और यहाँ तक कह दिया कि वो राजनीति के लिए अभी योग्य नहीं है। तो दलित समाज में बहुत ही ज़्यादा एक तरह से निराशा बन गई, और वो दलित समाज, मैं समझता हूँ कि इस चरण के बाद उन्होंने ये मान लिया कि बहन जी बीजेपी के लिए ही कैंपेन कर रही हैं, बीजेपी के लिए ही चुनाव लड़ रही हैं, अपने लिए चुनाव नहीं लड़ रही हैं। तो इस तरह से दलित वोटों का भी रुझान जो है एक तरह से एक तरफा हो गया, और उन्होंने जो है कैंपेन इंडिया गठबंधन के लिए किया। एक सीट में यहाँ पर राजा रामपाल जो अकबरपुर से प्रत्याशी हैं, वो काशी राम जी के ज़माने के एक नेता हैं, और उनका जो है सामाजिक मुद्दों पर, सामाजिक लोगों के प्रति बहुत आकर्षण रहा है, और दलितों के, पिछड़ों के लिए नेता कहे जाते हैं। अगर उनका पिछड़ा वर्ग और दलित वर्ग का कार्ड ठीक से चला तो मैं समझता हूँ कि अकबरपुर सीट भी जो है इंडिया गठबंधन के खाते में आ सकती है। तो 7 यहाँ 50-50 मान लीजिए, 7 सीट कम से कम जो है इंडिया गठबंधन जीत सकता है। बाकी सीटों पर भी इस बार ये नहीं कह सकते। उन्नाव की सीट जो मैंने वहाँ बात की 10-20 बढ़िया वैसे अलग अलग जातियों में, तो मुझे लगा कि उसमें दलित समाज, खासकर पासी समाज, खटीक समाज, इसका वोट अनु टंडन को बहुत अच्छा मिला है। हालांकि फिर भी वो ज़बरदस्त फाइट है, और एज कहीं ना कहीं वहाँ बीजेपी के तरफ ही देखने को मिलता है। तो मेरा भी वही मत है कि 7 सीट इंडिया गठबंधन की तरफ, और बाकी 2-3 सीटों पर वहाँ अच्छी लड़ाई है, और यहाँ सीतापुर सीट भी जो है आप इंडिया गठबंधन को दे सकते हैं। जैसा कि आप चौथा चरण, अगर प्रथम चरण से बात करें, प्रथम चरण से चौथे चरण में आते थे चुनाव बदलता हुआ रूप दिखाई दिया, क्योंकि इस समय तक कांग्रेस का मैनिफेस्टो बेरोजगारी और महंगाई के मुद्दे एक जो है जोर पकड़ लिए, लोगों तक जो है ये बहुत ज़्यादा एक प्रभाव डाले। अगर हम बात करें द डिग बाइट टीम की रिपोर्ट की, तो 6 सीट पे डिग बाइट टीम इंडिया गठबंधन को तरफ जाती हुई दिखाई दे रही, और 5 सीट पर बीजेपी, और 2 सीट पे कड़ी टक्कर देखने को मिलती, जिसमें से उन्नाव और सीतापुर। तो ये थी हमारी चौथे चरण की बात। आइए अब अगले चरण चलते हैं, 5वें चरण पे। चलिए अब बात करते हैं 5वें चरण का। अगर 5वें चरण बात करें तो 14 सीटों पे यहाँ जो है चुनाव हुए थे, और 5वें चरण तक आते आते राहुल गांधी, स्मृति ईरानी, यहाँ बड़े बड़े दिग्गजों ने यहाँ चुनाव लड़े हैं। अब जैसे बात करते हैं जो है अगर 5वें चरण, राजनाथ सिंह लखनऊ से, तो यहाँ पे अगर सीटों की बात करें तो मोहनलालगंज, लखनऊ, अमेठी, जालौन, झांसी, हमीरपुर, बांदा, फतेहपुर, कौशाम्बी, बाराबंकी, फैजाबाद, कैसरगंज, गोंडा, रायबरेली, ये जो है यहाँ पे 14 सीटें हैं। अब आइए 14 सीटों पर हम रुझान जानते हैं, उसके बाद फिर अपना रुझान देंगे। पहले अपने विशेषज्ञों का रुझान देखते हैं। जी बताइए रविंदर जी, बताइए 14 सीटों पर क्या रुझान है आपके? 5वां चरण जो था 14 सीट पे हुआ था यूपी के, और इसमें एक्चुअली सबसे अच्छी सीट लखनऊ, रायबरेली, अमेठी, ये सीटें बड़ी हार्ड सीटें थी, और उस समय राहुल गांधी जी का और प्रियंका जी का पूरा प्रभाव इन 5 चरण पे चल रहा था। 5वें चरण पे 14 सीटों पे ही चल रहा था, और वहाँ पे खासकर महिलाओं के लिए प्रियंका जी का लगातार क्षेत्र में रहना, खासकर रायबरेली में लगातार रोड शो करना, हर विधानसभाओं में प्रचार करना, उसकी वही प्रभाव आपको अमेठी में भी दिखाई दे रहा था। तो ये प्रभाव पूर्णतः कांग्रेस के जितने भी चीज़ें चल रही थी, चाहे युवाओं के लिए, जो महिलाएं हैं, घर की सबसे बड़ी महिलाएं हैं, उनको 8500 रुपया पर मंथ, 1 लाख का, और 30 लाख नौकरियों का। और ये जो क्षेत्र है ब्रिजेश जी, ये क्षेत्र सदैव युवाओं के लिए माना जाता है। ये क्षेत्र हुआ, वहीं से पूर्वांचली धीरे धीरे शुरू हो जाता है, पूर्वांचल का क्षेत्र हमारा। तो युवाओं के जो बेरोजगारी का, जी बेरोजगारी मुद्दा इतना ज़बरदस्त चल रहा था, और उसमें अखिलेश यादव जी का प्रभाव
इस सीटों पे हम आपसे कह सकते हैं। तो ये सीटों में मैं ये आपसे कह सकता हूँ कि 14 सीटों में लगभग 6-7 सीट इंडिया गठबंधन के पक्ष में। उसमें मैं कह सकता हूँ जैसे आर के चौधरी जी लड़े थे मोहनलालगंज सीट से, और यहाँ पे कौशल किशोर जी मंत्री भी हैं, और यहाँ पे मुझे बहुत कांटे की टक्कर दिखाई दे रही है। लखनऊ सीट पे तो मैं ये कह सकता हूँ कि राजनाथ सिंह चुनाव जीत रहे हैं, लेकिन रविदास मल्होत्रा जी खासा टक्कर इनको दे रहे हैं। अमेठी सीट जहाँ तक है बहुत हार्ड सीट मानी गई, मीडिया ने बहुत कवरेज भी किया इस सीटों पर, बट अमेठी की जनता ने आपसी नाराज़गी थी। स्मिता ईरानी जी का जो 2019 में 13 किलो चीनी कर देंगे, इसका प्रभाव बहुत लोगों में दिखाई दिया, और स्मिता ईरानी जी का लगातार राहुल गांधी जी पे अटैक कांग्रेसी नेताओं के लिए बहुत प्रभाव डाल दिया। इसलिए किशोरीलाल शर्मा जी 40 साल से राजीव गांधी जी से लेके सोनिया गांधी जी सबके पीआरओ का काम किया है, और क्षेत्र में बड़ा भ्रमण भी किए हैं ये। तो राहुल गांधी का भी रहा बहुत अच्छी खासी। जी, हाँ। और जब किसान उनका न्याय यात्रा चल रहा था तो राहुल गांधी जी अमेठी में किए भी थे, और लेकिन प्रियंका जी का लगातार अमेठी में दौरा करना, और महिलाओं के लिए 1 लाख रुपया सालीना, और कांग्रेस की जितनी भी गारंटियां रही बहुत दी। आप ये कह सकते हैं आरक्षण में तो कितनी सीटें यहाँ दे रहे हैं? मैं मान के चल रहा हूँ कि लगभग आपको मैं हाथों पे गिना सकता हूँ। अमेठी हुआ, अमेठी हुआ, रायबरेली हुआ, फतेहपुर की सीट हुई जिसमें नरेश उत्तम पटेल जी लड़ रहे हैं, समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष थे। पुष्पेंद्र सरोज जी जीत रहे हैं कौशाम्बी से, उनके पिताजी विधायक हैं वहाँ से। तनुज पुनिया जी, सबसे अच्छी सीट मुझे लगी तनुज पुनिया जी की, बाराबंकी की सीट है, और तनुज पुनिया जी बहुत अच्छी बढ़त इस पे ले रहे हैं। राहुल गांधी जी चुनाव जीत रहे हैं। श्रेयस वर्मा जी, कीर्तिवर्धन जी एक मजबूत सांसद हैं गोंडा के, लेकिन उनके विपक्ष में श्रेयस वर्मा जी का चुनाव लड़ना और पिताजी के इनका प्रभाव रहा लगातार गोंडा से बहराइच के क्षेत्रों में। ये सीट बहुत कांटे की टक्कर है ब्रजेश जी। मैं ये कह सकता हूँ कि 6 से 7 सीटें इंडिया गठबंधन। चलिए आइए राकीब भाई के पास आते हैं। जी राकीब जी बताइए। नहीं, बिल्कुल सही कहा उन्होंने। राहुल गांधी जी के आने से रायबरेली से जैसे प्रत्याशी बने, तो इस चरण में एक रोचकता ये देखने को मिली कि दोनों राहुल गांधी और प्रियंका गांधी इन्होंने पूरा डेरा डाल दिया। उधर अखिलेश यादव की ताबड़तोड़ रैलियां, और इन्होंने कार्यकर्ताओं के अंदर जोश भर दिया। और यहाँ हम कह सकते हैं कि एक सीट और अवधेश प्रसाद जो फैजाबाद से चुनाव लड़ रहे हैं, वहाँ के प्रत्याशी ने जो बीजेपी के प्रत्याशी ने कहा था कि हमें 400 सीट दे दो, हम संविधान बदल देंगे। ये मुद्दा दलितों में, पिछड़ों में, अति पिछड़ों में बहुत ज़्यादा चला है, और ये सीट भी बहुत फाइट में है। मैं तो इस सीट को कहूँगा कि भारतीय जनता पार्टी इस सीट को खो देगी और ये सीट इंडिया गठबंधन के खाते में चली जाएगी। तो मेरे हिसाब से 7 सीट यहाँ कम से कम इंडिया गठबंधन को मिलती हुई दिखाई दे रही हैं, और 2 से 3 सीटों पर ज़बरदस्त फाइट है। इसमें गोंडा भी है, इसमें आपके और भी कई सीटें हैं। तो 7 से 8 सीट इंडिया गठबंधन के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। जैसा कि आपने देखा जो है, रविंद्र जी ने बताया 6 सीट जो है, और राकीब जी ने बताया 8 सीट। अगर द दिग बाइट की टीम जो लगातार जो है सर्वे करके और लोगों तक ग्राउंड रिपोर्टिंग करके अगर बताएं, तो यहाँ से हम इंडिया गठबंधन 8 सीटें जीत रही हैं। और उस सीटों की बात अगर कर ले तो रायबरेली, फैजाबाद, अमेठी, बांदा, फतेहपुर, कौशाम्बी, बाराबंकी, ये सब सीटें लगभग 8 सीटें जो है इंडिया गठबंधन जीत रही है, और 3 सीटें जो है बीजेपी जीत रही है, जिसमें से मोहनलालगंज, लखनऊ और कैसरगंज है। और 3 सीटों पर जबरदस्त फाइट देखने को मिली। अगर फाइट की बात करें, जालौन, झांसी, गोंडा में जबरदस्त फाइट है, ये किसी के खाते में जा सकती है। अगर बात करें जो है हम तो सीटों को लेकर, तो 8 सीट यहाँ से इंडिया गठबंधन जीत दर्ज कर रही है और बहुत बड़ी पार्टी बन के उभर रही है। आइए हम अब अगले चरण, छठवें चरण चलते हैं। आइए अब लास्ट चरण, 7वें चरण की बात करते हैं। यूपी की 13 सीटों पर लास्ट चरण चुनाव हुए। अगर उन सीटों की बात करें तो महाराजगंज, गोरखपुर, कुशीनगर, देवरिया, बांसगांव, घोसी, सलेमपुर, बलिया, गाजीपुर, चंदौली, वाराणसी, मिर्जापुर, राबर्ट्सगंज, ये सीटें जो है यहाँ पे थी जो है 13 सीटें चुनाव हुए हैं यहाँ पे। और यहाँ पे भी एंटी इनकम्बेंसी, प्रत्याशियों पर एंटी इनकम्बेंसी और बेरोजगारी, कांग्रेस का 8500 महीने हर युवा के लिए, 25 लाख रुपए बीमा कवर, ये सब मुद्दे काफ़ी यहाँ पे चले। आइए बात करते हैं इसी विषय पे रविंद्र जी से। रविंद्र जी, क्या कहना आपका इन 13 सीटों पर लास्ट चरण में, अभी जो आज ही भी? जी ब्रिजेश जी, आज इस चरण का वोट पड़ रहा था, अभी ख़त्म हुआ है 6 बजे। और ये स्थिति रही कि इस चरण में कि इसमें खुद देश के प्रधानमंत्री जी का नरेंद्र मोदी क्षेत्र रहा है, और ये चरण बड़ी टक्कर का चरण हम कहेंगे। इस चरण में स्थिति ये रही है कि अपना दल की अनुप्रिया पटेल हैं, उनकी भी 2 सीटें हैं इसमें,
जो कि आपके एनडीए गठबंधन की अच्छा प्रत्याशी। रमेश जी बताइए, अब अनुप्रिया पटेल, हमारा जो रिपोर्ट कहता है अनुप्रिया पटेल खुद अपनी ही सीट हार रही हैं, क्या कहते हैं इस जी, पर? मुझे ऐसा लग रहा है रमेश बिंद जी का प्रभाव। रमेश वहाँ पे आप ये कह सकते हैं, पटेल अनुप्रिया पटेल जी सोच रहे थे पटेल बल के हम वोट पे मिर्ज़ापुर से चुनाव जीत रहे हैं, बट पटेल वर्ग में भी एक नाराज़गी है अनुप्रिया पटेल जी। और ये आप 4 जून को देखेंगे कि ये स्थिति स्पष्ट ज़्यादा से ज़्यादा हो जाएगी। लेकिन मैं ये कह सकता हूँ कि रमेश बिंद टक्कर भी दे रहे हैं और चुनाव जीत भी सकते हैं जी। वहाँ राजपूतों की नाराज़गी बहुत ज़्यादा है, क्योंकि ये प्रतापगढ़ संगल लाल गुप्ता जी के प्रचार में आई थी और राजपूत पे बहुत ज़्यादा इन्होंने बात किया और जहाँ तक हो राजा भैया पे इन्होंने बहुत ज़्यादा वहाँ पे टिप्पणी की थी। उसका प्रभाव भी दिख रहा है, क्योंकि राजा भैया जी खुद गए वहाँ एक लाख जो है हाँ जी क्षत्रिय वोटर 1 लाख है। हम आपसे ये कह सकते हैं कि लगभग देवरिया की सीट है, अखिलेश प्रताप सिंह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता भी हैं जी। देवरिया की सीट है, राजीव राय घोसी की सीट है जिसपे अरविंद राजभर, ओम प्रकाश राजभर के लड़के चुनाव लड़ रहे हैं जी। उस सीट को फिर बचाने में असफल दिखाई दे रहे हैं ओम प्रकाश राजभर जी। और राजीव राय जी वहाँ जीत रहे, क्योंकि वहाँ पे राजभर वोट में भी बड़ी नाराजगी रही। अभी उपचुनाव हुआ था घोसी का, उसमें भी आपने यही देखा होगा कि किस हिसाब से ओम प्रकाश राजभर वोट का फैक्टर नहीं चल पाया। अब लोग पसंद भी नहीं कर रहे हैं। आप ये भी कह सकते हैं बेरोजगारी का जो स्थिति रही है, संविधान बचाओ का नारा जो चल रहा है इंडिया गठबंधन से कि इनको 400 सीट क्यों चाहिए, और लोगों में जो बेरोजगारी का तबका, ये पूर्वांचल क्षेत्र ब्रिजेश जी जितने हैं पूर्वांचल और ये अग्निवीर का देखा जाए बलिया, गाजीपुर बेल्ट माना जाता है सैनिकों का, बागी एंड बलिया जी, बागी बलिया आप ले लीजिए। अग्निवीर योजना 4 साल संविदा आधारित आप नौकरी दे रहे हो, हर व्यक्ति में ये चीजें लगने लगता है कि कितने दिन तक हम जॉब कर पाएंगे, 4 साल बाद हम कहाँ जाएंगे। तो इन स्थितियों को देखते हुए आप मान के चलिए कि गाजीपुर सीट हुआ, बलिया में बहुत टक्कर है, जबकि नारद राय समाजवादी पार्टी छोड़ के बीजेपी ज्वाइन कर लिए हैं, फिर भी सनातन पांडे जी वहां से चुनाव जीत रहे हैं, नीरज शेखर जी चुनाव हार जाएंगे। तो आप मान के चलिए कि गाजीपुर बलिया, राजीव राय जी घोसी और एक बात आपको बताना चाहूँगी, चंदौली से जो है वीरेंद्र सिंह जीत रहे हैं और महेंद्र नाथ पांडे कड़ी बहुत वीरेंद्र सिंह वहाँ टक्कर दे रहे हैं और कुछ भी हो सकता है जी। मैं चंदौली गया नहीं, लेकिन चंदौली के लोगों से बातचीत करके वाराणसी के बारे में क्या कहना आपका? वाराणसी में अजय राज जी बहुत अच्छा टक्कर दे रहे हैं। इस बात का आप वहाँ पे लगातार डिम्पल यादव जी की रैली होना और प्रियंका जी की रैली होना, राहुल गांधी जी और अखिलेश जी की लगातार रैली चलना, और नरेंद्र मोदी जी की जो नीतियाँ, एक चीज़ें आप सारे कैंपेन में देखेंगे पहले चरण से 7वें चरण तक ब्रिजेश जी आपको दिखाई भी देगा। और वो चीज़ बीजेपी जो आपने कहा ना वाराणसी पे, आप बताइए क्या स्थिति है। मुझे ये दिख रहा है कि नरेंद्र मोदी जी जब पहले चरण से लेकर 7वें चरण तक प्रचार किए, उन्होंने किसी भी गारंटी की नहीं बात की जी। उन्होंने सिलेंडर की नहीं चर्चा किया कहीं पे, जो सिलेंडर पहले 400 हुआ करता था 1100 पे है। मतलब महंगाई के मुद्दों पर उन्होंने कोई चर्चा नहीं किया। पूरे चुनाव की चर्चाओं पे हम बात करें तो बेरोजगारी पे कहीं उन्होंने बात नहीं की, और बार बार ये चीजें इंडिया युवाओं के विषय में उन्होंने मैनिफेस्टो कोई बात नहीं, जगह ही नहीं दिया। तो अग्निवीर जैसी योजना को पूर्वांचल में आप जान रहे हैं, हर लगातार पेपर लीक के मामले, ये सब जो है यहाँ पे बहुत ज्यादा एंटी इनकैपेसिटी बनाने का प्रयास, और उसका प्रभाव ये रहा कि पूर्वांचल क्षेत्रों में जो कांग्रेस की गारंटी योजना चल रही है या इंडिया गठबंधन के कह लें कि 30 लाख नौकरी हम ठीक जुलाई में दे देंगे जी, इसका प्रभाव उन बच्चों में दिखा। और इस प्रभाव का रीजन ये आप कह सकते हैं कि लगभग जो ये आज का चरण खत्म हो रहा है 7वां चरण, इसमें 5 से 6 सीटें, और जिसमें तो हम 3-4 सीटें नाम लेके, गाजीपुर हुआ, बलिया हुआ आपका, और आपका देवरिया सीट हुआ, सलेमपुर सीट हुआ, घोसी सीट, ये सीटें तो कन्फर्म है इंडिया गठबंधन में जा रहा है। बाकी सीटों पे ठीक ठाक है, लेकिन मिर्जापुर और रॉबर्ट्सगंज 2 ऐसी सीट है जो आम आदमी पार्टी अपना दल के पक्ष में है, और दोनों सीटें फंसी हुई हैं। मुझे लगता है रमेश बिंद मिर्जापुर से चुनाव जीत सकते हैं, छोटेलाल खरवार जी वहाँ से इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी, रॉबर्ट्सगंज में टक्कर का चुनाव, तो इसलिए कुछ भी हो सकता है। फिर भी मैं पूर्णतः अगर 7 चरण देख लें, ठीक ठाक स्थिति इंडिया गठबंधन की है, कुछ भी हो सकता है जी। अब आइए हम बात करते हैं राघव जी, आपका क्या कहना है? देखिए रविंदर जी ने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया, सारे मुद्दे लगभग बता दिए हैं। अब देखा जाए तो इसमें एक सीट और है जो इसने पहले भी उपचुनाव में चौंकाया था, वो है गोरखपुर की सीट। गोरखपुर में काजल निषाद ने एक बहुत भावुक अपील की है। अगर वो भावुक अपील काम कर गई निषाद समाज के अंदर, तो शायद हो सकता है रवि किशन का सितारा भी जो है डूब जाए इस बार। और कुशीनगर, मुझे तो लगता है कुशीनगर की सीट भी जो है
बहुत अच्छी फाइट की सीट है और अजय प्रताप सिंह बहुत मजबूत यहाँ से चुनाव जी, लड़े हैं। यहाँ जीते और एक बात और बता दूं मैं ब्रजेश जी, जी 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 जो पहले चरण से चुनाव बढ़ता चला गया है, इंडिया गठबंधन की तरफ चढ़ता चला गया है, तो छठे चरण में तो बहुत ही ज़बरदस्त लड़ा और सातवें चरण में भी मैं कह सकता हूँ कि ये कम नहीं होगा। इसकी लहर को जो है इंडिया गठबंधन अपने फेवर में ही बनाने में कामयाब रहेगा। तो यहाँ मेरे हिसाब से 7 सीट जो है इंडिया गठबंधन जीतता हुआ लग रहा है। जी। जैसे कि द बिग बाइट टीम की रिपोर्ट अगर बात करें तो यहाँ से 7 सीटें जो है जीतती हुई दिखाई दे रही है। अगर सीटों की बात करें तो कुशीनगर, देवरिया, घोसी, बलिया, गाजीपुर, चंदौली और मिर्ज़ापुर, ये 7 सीटें जो है इंडिया गठबंधन के खाते में दिखाई जाती पड़ रही हैं और 5 सीट जो है बीजेपी के और 1 सीट पे कड़ी टक्कर है। और कड़ी टक्कर की बात करें तो महाराजगंज में काफ़ी कड़ी टक्कर है और देखा जाए तो इंडिया गठबंधन यूपी में अच्छी खासी बढ़त लेते हुए दिखाई पड़ रही। आइए हम टोटल सीटों की बात करते हैं, कितनी सीटें यूपी में आती हुई दिखाई दे रही हैं। जी, अगर अब हम पूरा अगर बात करें, पूरे आकलन की बात करें, पूरी समीक्षा करें तो जो डीप बाइट की टीम जो है 47 सीटों पे जो है यूपी में 47 सीटों पर इंडिया गठबंधन को की सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। वहीं बीजेपी के खाते में 21 सीटें और 12 सीटों पे कड़ी टक्कर है। अगर ओवरऑल हम बात करें तो 45 से 50 सीट इंडिया गठबंधन के जो यूपी में आ सकते हैं और 20 से 30 सीट बीजेपी की आ सकती है। इस पर क्या कहना, आप बताइए, आपका आकलन क्या कहता है रविंदर जी? नहीं, ब्रिजेश जी सही आप कह रहे हैं। जहाँ तक स्थिति देखा जाए ओवरऑल बीजेपी की नीतियाँ जो भी रही, लोगों में एक आक्रोश रहा, संविधान बचाने की नीतियाँ रही कि बार बार इंडिया गठबंधन के संविधान, ये इन्होंने क्योंकि ऐसा नारा दिया संसद भवन में और वो चीज़ें दूसरे चरण के बाद से प्रभावी हुआ कि संविधान बचाना ही बचाना है। ये बेरोजगारी का तबका रहा, ये सारी चीज़ों को देख के बीजेपी की बहुत सीटें घट रही हैं। यूपी में 64 सीटों से ये घट के लगभग 35 से 40 सीट आएगा एनडीए, मुझे ऐसा लग रहा है। और क्या अलग क्या रहा है, यही होने वाला है। और इंडिया गठबंधन 36 से 40 के बीच में रहेगा। और अगर ओवरऑल देखा जाए एक व्यू के तहत तो मैं ये कह सकता हूँ कि इंडिया गठबंधन 36 सीट पे रहेगा और एनडीए 38 और 16 पे टक्कर है। तो ये दोनों चीज़ें अनुमान लगा के मैं मान के चल रहा हूँ 35 से 40 एनडीए, इंडिया 36 से 40 के बीच। जी, राकीब जी आप क्या कहना चाहेंगे इस पर? देखिए, जो अगर पिछले रिकॉर्ड को देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी जब जब जो है रिजर्वेशन के मुद्दे या जातिगत चुनाव हुआ है तो भारतीय जनता पार्टी हमेशा कमज़ोर रही है। और इस बार भी चुनाव जिस तरह से स्टार्ट हुआ था उस तरह से पहले फेज़ में कुछ और था, दूसरे में कुछ और था, तीसरे में जो है मैनिफेस्टो की तरफ पहुंच गया और मैनिफेस्टो के साथ साथ जातिगत मुद्दे भी हावी हो गए। रिजर्वेशन और क्षेत्रीय मुद्दे, एंटी इनकम्बेंसी, ये सब चीज़ों को देखते हुए मुझे भी यही लगता है। और राजपूतों की नाराज़गी ने जो उसमें एक तड़के का काम किया है, एक ऐसी हवा चली कि अगर मोदी जी तीसरी बार सत्ता में आते हैं तो ये योगी जी को हटा देंगे। और ये भी जगह जगह इसमें छठे फेज़ में अगर आप देखें तो राजा भैया ने भी अपने सपोर्टर को एक तरह से खुला छोड़ दिया कि आप कहीं भी वोट दे सकते हैं। हालांकि उन्होंने क्लियर नहीं कहा, लेकिन उसके खिलाफ अनुप्रिया पटेल जी जो उत्तर प्रदेश के मिर्ज़ापुर से सांसद और मंत्री भी रही हैं, वो मंत्री भी हैं, उन्होंने भी एक प्रतिक्रिया दी। तो राजपूतों की नाराज़गी पूर्वांचल में खासकर 5वें छठे चरण में, जैसे पहले चरण में दिखाई दिया था, वैसे 5वें छठे चरण और 7वें चरण में बहुत देखने को मिली है। तो ऐसा लगता है कि हो सकता है मेरे अनुमान के मुताबिक इंडिया गठबंधन इस फेज़ में लीड कर जाए और मुझको लगता है 44 से 47-48 सीट तक इंडिया गठबंधन इस यूपी में चुनाव जीत सकता है। जी, तो जैसा कि आपने देखा आज की समीक्षा एग्जिट पोल और दिग बाइट की टीम की तरफ से 45 से 50 सीटें इंडिया गठबंधन के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही हैं। और वहीं बात करें बीजेपी की तो बीजेपी की 20 से 25 सीटें और बीजेपी के खाते में दिखाई दे रही हैं। जी, कुछ बोलना एक मिनट में और ये कहना चाहता था, जो बहुत से सर्वे वगैरह नेशनल मीडिया के या बड़े बड़े सर्वे हैं, वो यहाँ एक बात कहते हैं कि बहुत सी सीटें जो 2-2, 3-3 लाख वोटों से जीती हैं। लेकिन मैं उनको ये बताना चाहता हूँ, जब जातिगत मुद्दों पर चुनाव होता है और किसी जाति विशेष का वहाँ पे प्रत्याशी होता है और उस प्रत्याशी का वोट 2 लाख या 3 लाख होता है और जब वो प्रत्याशी का वोट
उसको मिलता है तो 2 लाख वहाँ से दूसरी पार्टी से कम होता है, 2 लाख दूसरी में बढ़ जाता है, तो 4 लाख वोटों का अंतर हो जाता जी है। होता है तो जी। इन मुद्दों को कोई ठीक से एक्सप्लेन नहीं कर रहा और वो ये मान के चल रहे हैं कि बहुत कम वोट जो है जातिगत आधार पे हुआ है, और हमने जो ग्राउंड पे देखा है तो जातिगत मुद्दे बहुत हावी रहे हैं। तो इस लिहाज से इंडिया गठबंधन यूपी के अंदर लीड करता दिखाई दे रहा है। जी, तो जैसा कि आपने देखा, राकीब जी ने बताया कि जो एक पहले चरण दूसरे चरण में जातिगत चुनाव नहीं हुआ, लेकिन जैसे जैसे चुनाव बढ़ता गया और अपने लास्ट चरण में आते आते ये चुनाव जो है जातिगत रूपरेखा लेना शुरू कर दिया। और आपने देखा हमारी एक छोटी सी जो है प्रयास द डिग बाइट टीम की तरफ से 47 से 50 सीटें जो है इंडिया गठबंधन और 20 से 25 सीटें जो है बीजेपी की तरफ जाती हुई दिखाई दे रही। और ये थी हमारी आज की एक सटीक और निष्पक्ष सर्वेक्षण। तो आगे भी ऐसे ही एग्जिट पोल के लिए बने रहें द डिग बाइट में।